ग्रीटिंग्स टू ऑल। वेलकम टू वाइज आईएएस। मैं अपना सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर गीता श्रीवास्तव है और मैंने अपनी ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से करी है और मेरी पीजी इन वेटनरी पैथोलॉजी बिहार वेटनरी कॉलेज से चल रही है। और मैं ही आपको सारे एक्सटेंशन के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं ही कवर करने वाली हूँ। तो जितने भी एक्सटेंशन के जो भी टॉपिक्स है, सब्जेक्टिव एज वेल एज जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगेगा वो मैं साइमल्टेनियसली आपको बताते जाऊंगी। और मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए, वो भी आप ले सकते हो। तो जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है एक्सटेंशन में, ये पहला लेक्चर है यूनिट 1 का, जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड द सोशल डायमेंशन। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है बट इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये एक एज अ बेस लाइन प्रोवाइड करता है कि एक्सटेंशन एज अ सब्जेक्ट क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे वेटनरी फील्ड में। तो जैसे हमें पता है कि एक्सटेंशन एक सब्जेक्ट है जो भी टेक्नोलॉजीज लैब में डेवलप होती है उसको टू द लैंड वो लाने में मदद करता है। तो एक्सटेंड करता है, मतलब नॉलेज को एक्सटेंड करता है फ्रॉम लैब टू द फार्मर और टू द लैंड। तो ये इस कॉन्सेप्ट पे मोरलेस रिलाई करता है। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड देयर सोशल डायमेंशन। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डोमेस्टिकेशन क्या है। तो डोमेस्टिकेशन मतलब एक ज़माने में जब इस धरती पे सबसे पहले जब ह्यूमंस आते थे तो पहले उनको माइंड में था कि हम अब मतलब उनकी लाइफ को इजी करने के लिए उन्होंने एनिमल्स को पालना शुरू किया, चाहे वो कोई भी एनिमल हो, चाहे वो डॉग हो, हॉर्स हो, ऑक्स हो, शीप हो, पोल्ट्री हो। तो उस चीज़ को उन्होंने कब शुरू किया, उसकी हिस्ट्री क्या थी और वो कैसे इम्पैक्ट किया एज अ सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक पे देखते हैं। तो जो डोमेस्टिकेशन टाइमलाइन जो हम देख पा रहे हैं, जो कि सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2000 बीसी में। और जो सबसे पहला जो एनिमल जो इंसानों ने डोमेस्टिकेट किया था वो था डॉग। सबसे पहले डॉग को ही इंसानों ने डोमेस्टिकेट किया था, सबसे पहले पाला था। और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें लगा कि इस एनिमल की एंड इस एनिमल की ज़रूरत है हमें अपनी लाइफ इजी बनाने के लिए, तो उन्होंने इवेंचुअली उन्होंने शुरू करी थी। तो सबसे पहले उन्होंने शुरू करी थी डॉग्स को पालना एंड देन फिर उन्होंने शुरू करी थी शीप को, इवेंचुअली फिर पिग, काऊ, हॉर्स, ऐसे करके इन्होंने शुरू करी थी। तो इंट्रोडक्शन टू डोमेस्टिकेशन, तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था मेसोलिथिक पीरियड में, जो कि बहुत पुराना है, 10,000 से 50,000 बीसी तक ये से पहले की बात है। और जब इंसानों ने डोमेस्टिकेशन पूरा कंप्लीट कर लिया था तो इट वाज इन द पीरियड ऑफ न्यूलिथिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड इसे कहते हैं। तो इंसानों ने ना कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स को अडेप्ट किया था, उन्होंने एज अ प्लांट को भी केयर देना शुरू किया था उस टाइम पे और उस पर कंट्रोल रखना शुरू किया था। इंसानों को थोड़ा पता लगने लगा था कि एनिमल एंड प्लांट ये सब इम्पोर्टेंट है एग्जिस्टेंस के लिए अर्थ पे। तो जो ह्यूमन थे वो काफ़ी बहुत डिपेंड हो गए थे एनिमल के रिसोर्सेज पे, जैसे फूड हुआ, वुल हुआ, हाइड्स, उनकी टीथ, स्किन एंड सिल्क। जैसे फूड तो चलो ठीक है, फूड तो इंसान एनिमल से एंड फूड प्लांट से कंज्यूम कर रहा था। इंसानों को उस टाइम पता लग गई थी कि वुल एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है जो कि उन्हें ठंडी में मदद कर रहा था। हाइड्स सिमिलरली वो उन्हें कवर अप करता था, एक हार्श एनवायरनमेंट से बचाता था। टीथ, स्किन, सिल्क, ये सारी चीज़ें इंसान इवॉल्व कर रहा था इस चीज़ों के अराउंड कि, और एनिमल इसे स्टडी सप्लाई दे रहा था। और जो सबसे पहले जो ह्यूमन ने जो सबसे पहला एनिमल डोमेस्टिकेट किया था वो था डॉग। और उसके बाद धीरे धीरे इवेंचुअली सारे स्पीसीज को इंसानों ने पालना शुरू करी थी अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो ये था इंट्रोडक्शन। और ये है कि फिर अब इंसान ने रखा क्यों, डोमेस्टिकेशन क्यों किया, क्यों स्टार्ट करी। तो उस टाइम ह्यूमन को इतना पता नहीं था कि एज अ प्लांट सोर्स ऑफ फूड, तो वो जो देख पा रहे थे एनिमल्स पे कि मीट, मिल्क, ये सारी चीज़ें इंसानों को एज अ फूड सिक्योरिटी दिख रही थी कि लाइक ये तो हमें खाने के लिए है। और फिर प्लांट को रेयर कर रहे थे फॉर ग्रेन्स एंड ऑल। और जैसे अब हम बहुत पुराने में देखेंगे, सोचते हैं, जैसे इस फोटोज में हम देख पाएंगे
कि जब हम बहुत पहले की चीज़ें सोचते हैं कि इंसान कैसा रहता था, तो ये फ़ोटो हम इमेजिन कर पाते हैं। तो इसमें हमें पता चल रहा है कि इंसानों ने एज़ अ ऑर्नामेंट को टीथ एंड मतलब एज़ अ टीथ को रखा था, या फिर कोई हाइड्स या कुछ ऐसे बोन्स इंसान ऐसे उसको यूज़ करते थे एज़ अ ऑर्नामेंट या फिर एज़ अ टूल मारने के लिए एनिमल को। तो ये सारी एज़ अ रॉ मटेरियल इंसान यूज़ करता था फ्रॉम द एनिमल। फिर लेबर एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए जैसे जैसे इंसान की सेरिब्रल कैपेसिटी बढ़ी, तो उन्हें लगा कि वी नीड टू डू सम वर्क, ताकि एनिमल एग्रीकल्चर में हमें आगे बढ़ना है। तो इंसान ने शुरू करी प्लोइंग। फिर ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेबर एंड ये सब चीज़ें करी। उसके लिए इंसान को हॉर्स की ज़रूरत पड़ी, ऑक्स की ज़रूरत पड़ी, कैमल्स की ज़रूरत पड़ी, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन और कहाँ कहाँ स्पीसीज थे ये सारे। इंसानों को पता चल गया डॉग एक बहुत अच्छा गार्ड करता है, तो उन्होंने डॉग को रखना शुरू किया। बैटल्स होते थे तो उसमें हॉर्सेस के काफ़ी अच्छे रोल है, तो ये तो हमें पता ही है, हम मूवीज़ में हमें पता चलता है। तो इस सब रीज़न की वजह से इंसानों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया था, और डॉग एंड कैट्स ये सबको कंपेनियनशिप के लिए, ताकि एक इमोशनल बॉन्ड बनता रहे। वो हम अभी भी करते हैं, जैसे अगर हमें पेट तो हम इसलिए रखते हैं ताकि हमें कंपेनियनशिप हमें मिले। तो ये सारे ब्रॉडली रीजंस हैं ताकि डोमेस्टिकेशन के लिए। ये फोटोज है कि कैसे इंसान रहता था उस टाइम पे, और ये सारे फूड प्रोडक्ट्स जो इंसान को एनिमल के थ्रू मिलते थे, फिश, चिकन, एग, चीज़। चलो चीज़ तो बहुत लेटली डेवलप हुए, बट इवेंचुअली ये एज अ ह्यूमन फूड की तरह काम करते थे। तो ये कैसे इम्पैक्ट किया था ह्यूमन को सोसाइटी में। तो अब जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग, हंटिंग डिक्लाइन हो गई थी। जैसे इंसानों ने हंटिंग बहुत कम कर दिया धीरे धीरे। फिर वो गैदर अप हुए एग्रीकल्चर की तरफ। उनको लगा कि अब हम प्लांट बेस्ड फूड हमें चाहिए, तो उसके लिए प्लोइंग के लिए चाहिए, तो ऑक्स यूज होने लगे। और मतलब इसके वजह से एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत अच्छा रिलायबल सोर्स बन गया ह्यूमन को सरवाइव करने के लिए। फिर एनिमल एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी सोर्स एक्ट करना, जैसे प्लोइंग में खेत में मदद करते थे, ट्रैशिंग क्रॉप्स, व्हील को चलाने में भी काफ़ी हद तक ऑक्स का रोल था। तो ये सारे एनिमल्स एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते थे। और जो भी सेटल्ड लाइफ थी उसमें वो डेवलप्ड हो गई। विलेजेस जो वो सारे डेवलप हो गए टाउन्स एंड सिटीज़ में। तो जो भी सेटल्ड था वहाँ पे एनिमल्स मिलते थे, तो ऐसा था। तो फर्स्ट सिविलाइजेशन इमर्ज हुआ था, इट वाज अराउंड 5000 टू 3000 ईयर अगो, बहुत पहले की बात है। टिग्रिस में, मेसोपोटामिया में, नाइल वैली इजिप्ट में, इंडस वैली, हरप्पन सिविलाइजेशन में, ये सारे फर्स्ट सिविलाइजेशन इमर्ज हो गए थे। तो इसमें भी एनिमल का काफ़ी रोल था। फिर टाइमलाइन ऑफ डोमेस्टिकेशन, हम टाइमलाइन देखते हैं, तो जिसमें सबसे पहले जो इंसानों ने डोमेस्टिकेट किया था वो थे डॉग, एंड इवेंचुअली दे प्रोसीड टुवर्ड्स द शीप एंड गोट। तो इट वाज अराउंड 12,000 ईयर अगो। और 10,000 ईयर अगो देयर वाज अ वाइड स्प्रेड डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट। इंसानों ने 10,000 साल पहले प्लांट को रियर करना शुरू कर दिया था, वीट के लिए, गेहूं के लिए, बार्ली के लिए। और एनिमल्स को कैटल और पिग्स ये सारे भी हेल्प करते थे एज इन द डोमेस्टिकेशन। 5,000 और 3,000 BC के बीच में अराउंड देयर वाज द राइज ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। मतलब इंसान अब ज़्यादा मूव नहीं करता था, वो एक सेटलमेंट खोज रहा था, तो वो एक जगह सेटल हो जाता था अपने एनिमल्स और अपनी फैमिलीज को लेके, एंड देयर विल वो द राइज ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। तो ये सारे हैं टाइमलाइंस ऑफ डोमेस्टिकेशन। अब ये है सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट। तो ये करते थे डिवीजन ऑफ लेबर। ये जैसे हमने जानवर हमने रखना शुरू किया, तो ये फार्मर्स को, हर्डर्स को, ये सबको काफ़ी थोड़ा आराम देता था ताकि वो थोड़ा रिलैक्स कर सके। एनिमल उनका काम कर रहा था। तो देयर वाज द सरप्लस प्रोडक्शन। तो ट्रेडिंग एंड इकोनॉमिक सिस्टम भी इसकी वजह से डेवलप हो गई थी। जैसे एनिमल को ट्रेड कराते थे, तो ताकि इंसान को सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा था। देयर वर द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन ह्यूमन एंड डोमेस्टिकेटेड एनिमल। टेक्नोलॉजीज भी डेवलप हो गई थी, एडवांस हो गई थी, क्योंकि टूल्स बनने शुरू हो गए थे फ्रॉम बोन्स एंड लेदर फॉर इक्विपमेंट। तो ये सारे सोशल एंड कल्चरल इफेक्ट थे जो कि इंसान ने डोमेस्टिकेशन के बाद शुरू हो गए थे।
नाउ ये दीज आर द डिस्कशन पॉइंट फॉर स्टूडेंट्स कि ये है कि कैसे डोमेस्टिकेशन चेंजेस द ह्यूमन लाइफस्टाइल। तो हमें पता चल गया कि कैसे इसने चेंज किया था, सिविलाइजेशन को प्रमोट करा था, इंसान बहुत सेटल हो गया था अपने लाइफ में क्योंकि उन्हें फूड, सरप्लस अमाउंट ऑफ फूड एंड बोन्स, टीथ एज अ ज्वेलरी, बहुत चीज़ें मिल गई थी, तो इंसान की लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई थी। दूसरा है वाई वेयर सर्टेन एनिमल्स सच एज ऑक्स, हॉर्सेस, डॉग्स मोर वैल्यूएबल देन अदर। तो ये सारे हमें पता है कि ऑक्स एंड हॉर्स प्लोइंग में मदद करते थे, एनिमल को एग्रीकल्चर में मदद करते थे, हॉर्स एज अ ट्रेड में मदद होता था, बैटल्स में उस काफ़ी इसका बड़ा रोल है। तो ये सब की वजह से हॉर्स का एक अच्छा, एक वैल्यूएबल पोजीशन वो होल्ड करता है अमंग वेरियस स्पीसीज। डॉग्स को एज अ गार्डिंग यूज करते थे एंड एज अ कंपेनियनशिप भी, तो ये भी एक तरीके से वैल्यूएबल था। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, व्हाट रोल डिड डोमेस्टिकेशन प्ले इन द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन में हमें इस टॉपिक पे यहाँ पे हमने पढ़ा कि कैसे इम्पैक्ट किया था। तो जैसे डिक्लाइन होने लगे हंटिंग, तो इंसान गैदर अप होने लगा फॉर एग्रीकल्चर। तो ये सब इंसान को सिविलाइजेशन की तरफ मोड़ा ताकि इंसान थोड़ा सिविलाइज्ड हो सके, और एनिमल को एज अ एनर्जी सोर्स भी यूज़ करने लगा। तो ये सारी चीज़ें प्रमोट किया था सेटल्ड लाइफ को, और विलेजेस जो भी थे वो सिटीज़ और टाउन्स में ग्रो कर गए, जिसके वजह से सिविलाइजेशन प्रमोट हो सका। सो ये टॉपिक छोटा है बट इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पे, विच इज रोल ऑफ लाइफस्टॉक इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। तो सबसे पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है क्या। तो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी ऐसी है जिसमें हम अभी रहते हैं, जो एक मॉडर्न सोसाइटी जिसको कहते हैं कि ये एक मॉडर्न सोसाइटी है। तो इस सोसाइटी में जैसे वो तो था कि हिस्ट्री क्या है, मतलब इंसान कैसे सिविलाइज्ड आए हुआ, एक बहुत पुराने सोच से इंसान कैसे सिविलाइज्ड हुआ। तो अब रोल लाइफस्टॉक का कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, एक मॉडर्न सोसाइटी में, एक मोर सिविलाइज्ड, एक मोर डेवलप्ड सोसाइटी में लाइफस्टॉक का क्या रोल है। तो ये एक टॉपिक है, ये भी यूनिट 1 में ही है, एंड ये भी एक स्मॉल टॉपिक है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आते हैं क्वेश्चंस इससे। तो सबसे पहला रोल ये है कि अब लाइफस्टॉक है, तो लाइफस्टॉक सबसे पहले सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा लोगों को। एग्रीकल्चर इंडिया का बेस है, अगर एग्रीकल्चर डेवलप्ड है इंडिया में, इसके वजह से सारी चीज़ें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होती हैं। तो 20.5 million people in India is supported due to the agriculture, and agriculture is directly to the animal, because क्योंकि उसमें एनिमल भी यूज होते हैं, एंड देन एनिमल जैसे मिल्क फूड हुआ एंड काफ़ी मीट प्रोडक्ट हुआ, तो ये सारी चीज़ें भी इंसान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है। 2/3 ऑफ द रूरल कम्युनिटी डिपेंड्स ऑन द लाइफ स्टॉक। ये तो सही है, हमें अभी भी हम गाँव में देखते हैं कि काफ़ी लोग एनिमल पे काफ़ी डिपेंड है एज अ सोर्स ऑफ इनकम, और ये कंट्रीब्यूट करता है 8% ऑफ द इंडियाज वर्कफोर्स। क्योंकि जो भी काम करते हैं, जैसे अभी तो बहुत चीज़ें नहीं, बट पहले ऑक्स ये सारे तो काम करते हैं अभी भी लैंड पे, बट हॉर्सेज हुए, कैमल हुए, राजस्थान में अगर हम जाते हैं तो वहाँ देखते हैं कि कैमल्स को अभी भी लोग एज अ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। तो ये भी कंट्रीब्यूट करता है एज अ वर्कफोर्स में। लाइफस्टॉक अकाउंट्स फॉर 4.25 ऑफ जीडीपी। इंडिया की जीडीपी पे 4.25% ये अकाउंट होल्ड करता है, एंड 25.8% ऑफ एग्रीकल्चर जीडीपी। एग्रीकल्चर का जो भी जीडीपी है उस पे लाइफस्टॉक 25.8% अपना होल्ड करता है। तो ये एक तरीके का बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट देता है इंसान को, जिसके वजह से मॉडर्न डेज में भी लाइफस्टॉक का बहुत बड़ा रोल है। इसमें डिनाई नहीं कर सकते हम कि अब लाइफ स्टॉक वी आर नॉट इज नॉट गिविंग सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम। तो ऐसा है। फूड प्रोडक्शन, तो अब हम फूड प्रोडक्शन पे आते हैं। तो हमें पता है कि हमें क्या क्या फूड मिलता है, जैसे मिल्क हुआ, मीट हुआ, एग्स हुआ, ये ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि एग इज़ अ ग्रेट सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग से अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन किसी भी चीज़ में नहीं है। कोई
प्लांट में नहीं है। कोई भी सोर्स, नेचुरल सोर्स में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में प्रोटीन है तो वो है एग। तो इंडिया इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर। हर एक साल इंडिया टॉप पे है, मिल्क प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है इंडिया का। 176.3 मिलियन टन्स हर एक साल आता है मिल्क इंडिया से। It produces around 95.2 billion eggs and 7.7 trillion tons of meat yearly। तो ये सारे एक नंबर है जो डिनोट करता है कि बहुत वास्ट प्रोडक्शन पे, वास्ट लेवल पे फूड का प्रोडक्शन हो रहा है एनिमल से। और ये लाइफ स्टॉक सेक्टर वैल्यूड एट, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, 81,001, मतलब 8,11,847 करोड़। ये एक तरीके का बहुत बड़ा नंबर है जो लाइफ स्टॉक सेक्टर वैल्यूड है इससे, मतलब बहुत पैसा भी ये जनरेट करता है। तो फूड प्रोडक्शन में भी मदद है। फाइबर एंड स्किन, ये जैसे हमें पता है शीप को रेयर करते हैं जनरली फॉर देयर स्किन, वुल जो हम सर्दियों में पहनते हैं, हेयर्स, हाइड्स एंड पेल्ट्स, ये सब चीज़ों के लिए भी काफ़ी रेयर करते हैं एनिमल्स को। लेदर का बहुत हाई एक्सपोर्ट पोटेंशियल है जो कि काफ़ी सिटीज़ में, काफ़ी कंट्री में बैन भी है किसी किसी एनिमल स्पीसीज़ के लेदर, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट करते हैं एनिमल को। इंडिया प्रोड्यूस अराउंड 41.5 मिलियन केजी ऑफ वुल एनुअली। तो इतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वुल है जो एक्सपोर्ट भी करते हैं हम डिफरेंट कंट्री पे, ताकि ये भी इनकम जनरेट कराता है और हेल्प भी करता है हार्श इन्वायरमेंट से बचाने के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इसका फैब्रिक काफ़ी अच्छा होता है। नाउ वी विल सी अबाउट द ड्राफ्ट पावर। तो हमें पता है बुलॉक्स, ये अभी भी हम इसे यूज़ करते हैं फॉर प्लोइंग द लैंड्स। तो ये फ्यूल पावर, मतलब अगर बहुत सारे स्टेट में अगर फ्यूल की कमी है जैसे, तो वो एज अभी भी बुलॉक को यूज़ कर रहे हैं। हमें पता है मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो चुकी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, बट स्टिल बुलॉक्स अभी भी यूज़ होते हैं। तो पैक एनिमल्स जिसमें इंक्लूड होता है कैमल्स, हॉर्सेस, डोंकीज, म्यूल्स, ये सारे बहुत इसेंशियल है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो बहुत सारे जैसे डिपेंडिंग अपॉन किस किस एरिया में ट्रांसपोर्टेशन है, तो स्पेशली इन द हिली टेरेन्स, जैसे अगर हम हिमालयन साइड चले जाएंगे, वहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन में एनिमल यूज़ होते हैं। तो ऐसा है, तो आर्मी भी यूज़ करते हैं, हॉर्सेस को यूज़ करते हैं, कैमल्स को यूज़ करते हैं, ताकि वो कोई हाई एल्टीट्यूड एरिया में खाना पहुंचा सके या फिर कोई भी गुड्स, कोई भी सामान पहुंचा सके। तो ये सारी चीज़ों के लिए एज अ ड्राफ्ट पावर भी लाइफ स्टॉक यूज़ हो रहा है, अभी भी यूज़ हो रहा है। एक मॉडर्न सोसाइटी को बनाने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो इट्स दैट। डंग एंड एनिमल वेलफेयर वेस्ट, ये तो हमें पता है कि जो भी डंग, जो भी एक्सक्रीट होता है एनिमल, वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह है, जो कि बहुत बड़ा करोड़ ऑफ रुपीज़ का ये होता है। और हर साल इंडिया बहुत मास प्रोड्यूसर है डंग का, क्योंकि हमारे पास लाइफ स्टॉक ही बहुत ज़्यादा है। तो डंग का भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है, जिसकी वजह से बहुत वर्थ करोड़ ऑफ रुपी जनरेट होते हैं इससे। तो ये एक तरह का एज अ फ्यूल एक्ट करता है, बायोगैस, डंग केक्स। अभी भी इंसान यूज़ कर रहा है इसको काफ़ी समय तक, और ये सही भी है। और कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तरह भी ये यूज़ होता है, क्योंकि बिकॉज वी आर हम वेस्ट नहीं प्रोड्यूस, वेस्ट को भी यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके का बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये तो है, जैसे हमें हमें गाँव में जैसे हमें पता है कि एक मेला लगता है, वहाँ इंसान को अगर कुछ किसी को ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है, तो वो अपने लाइफ स्टॉक को बेच देता है। जैसे हम लोग तो एज अ इमरजेंसी फंड जमा करते हैं पैसे, वैसे ही फार्मर्स जो भी है वो एज अ इमरजेंसी फंड खरीदते हैं कोई कैटल को, एंड देन अगर कोई भी इमरजेंसी आती है उनके फैमिली में, तो दे सेल देम, जिसकी वजह से इट एक्ट एज अ मूविंग बैंक। तो इट एज, और बहुत सारे बैंक में ये एज अ कोलैटरल लोन्स लेते हैं अगर कोई भी फार्मर, तो एज अ कोलैटरल भी हम इसे देते हैं कि हमारे पास इतनी गाय हैं, तो इसके कोलैटरल में फार्मर्स को लोन मिलना ईजी हो जाता है रूरल एरिया में। तो ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरह भी एक्ट करता है। वीड कंट्रोल, जैसे एनिमल, शीप और ये सारे जो भी अगर ग्रेज कर रहे हैं, तो ये एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ जो भी वीड्स, ब्रश और प्लांट्स है, ये सब एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल फॉर द वीड कंट्रोल के लिए ये
करते हैं लाइफ स्टॉक। कल्चरल सिग्निफिकेंस, जैसे हमें पता है कि एनहांस्ड बहुत ज़्यादा ये सोशल स्टेटस को एनहांस करता है। जैसे गांव में अगर हमें पता है कि इस इंसान के पास एक हाई प्रेस्टीजियस बहुत हाई यील्डिंग काऊ है, या फिर कोई मुर्रा ब्रीड का है जो कि बहुत अच्छा दूध देती है, या फिर इसकी सीमेन क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो ये सब एक सोशल प्रेस्टीज की तरह वर्क करता है। तो इंसान को ऐसा कि कल्चरल सिग्निफिकेंस लगता है। और ये जैसे बहुत सारे गांव में अभी भी गिफ्ट करते हैं लाइफ स्टॉक को। जैसे कुछ भी अच्छा चीज़ें हुई, इंसान ने किसी को कुछ देना है, तो वो लाइफ स्टॉक को, अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टॉक को वो गिफ्ट करता है। तो वो एक पार्ट ऑफ कल्चर है। तो ऐसा है। और अभी भी हमें पता है कि काउज एंड बुल वर्शिप किए जाते हैं सोशियो रिलीजियस फंक्शन में। अभी भी हम गाय को माता ही कहते हैं। तो ये एक कल्चरल बिलीफ है जो इंसान फॉलो करता है ताकि लाइफ स्टॉक सेफ एंड मेंटेन रहे। स्पोर्ट एंड रिक्रिएशन, ये तो जैसे हम कोई भी मेला में अगर हम जाते हैं, जैसे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे सोनपुर में मेला लगता है, तो वहाँ पे बुल्स की फाइट होती है। मतलब अब तो नहीं होती, बट जैसा सब कहते हैं कि होती थी। तो जो कि एक तरह का स्पोर्ट्स है, एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जो कि हमें देखने को मिलता है। तो ये भी एक तरह का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। कॉक्स की फाइट होती है। तो ये सब चीज़ें एज और ये भी एक तरह का कंपटीशन शो करता है कि इस इंसान में, इस गांव में। तो ये भी एक तरह का एंटरटेनमेंट सोर्स हो जाता है। तो ये भी एक तरह का गैदरिंग को डेवलप करता है जो कि एक कंटेम्प्रेरी सोसाइटी को डेवलप कराता है। तो ऐसा है। कंपेनियनशिप, ये तो हमें पता ही है कि डॉग्स और कैट्स इंसान को एज अ इकोनॉमिकल सपोर्ट बहुत देता है। और स्पेशली फॉर द एल्डरली एंड न्यूक्लियस फैमिली, जैसे न्यूक्लियर फैमिली में तो लोग ही कम होते हैं, तो उसके लिए डॉग्स एंड कैट्स एज अ इमोशनल सपोर्ट एक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें थी कि रोल क्या क्या है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में लाइफ स्टॉक का। नाउ वी विल कम टू द टॉपिक की रोल ऑफ लाइफ स्टॉक इन फार्मर्स इकोनॉमी। तो फार्मर के इकोनॉमी में कैसे लाइफ स्टॉक एक अच्छा रोल करता है, इसके बारे में है। ऑब्वियसली इट प्रोवाइड्स इनकम। अगर वो इंसान मिल्क, मीट और एग को एक स्केल्ड वे में प्रोड्यूस करता है तो उसकी वो इनकम की तरह यूज़ होता है। एक इमरजेंसी फंड की तरह, ये तो मैंने बताया, जैसे इंसान पहले शीप, गोट्स मैरिजेस में देते थे एज अ गिफ्टिंग, या फिर एज अ इमरजेंसी फंड भी वो रखता था। तो ये भी एक इनकम जनरेशन है। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। तो ये है सपोर्ट्स लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स। अगर ये कोई भी एनिमल इंसान उसके पास है तो ये ऐसा एम्प्लॉयमेंट है। न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को मिल्क, मीट और एग्स के फॉर्म में। तो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हर एक में होती है, जिससे इंसान को खाना चाहिए। 375 ग्राम मिल्क पर डे इंसान को कंज्यूम करना चाहिए। तो अगर फार्मर्स के पास वो ऑलरेडी है तो वो कंज्यूम करेगा। तो इसकी वजह से उसकी न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी उससे हो रही है, क्योंकि उसे खरीदना नहीं पड़ रहा, उसके पास ऑलरेडी है। 74 एग्स पर ईयर ये एक रिकमेंडेड है एंड इंसान को खाना चाहिए फॉर देयर हेल्दी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें फार्मर्स को बेनिफिट है, इकोनॉमी में उसे बूस्ट करता है। सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ये इम्प्रूव सोशल स्टैंडिंग फॉर लाइफ स्टॉक ओनर, यूज्ड इन रिलीजियस एंड कल्चरल सेरेमनी। ये भी हमें पता है कि एज अ सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर कोई एनिमल है और उस पर रिलीजियस बिलीफ है उसकी, तो वो भी एक सिक्योरिटी है कि वी बिलोंग टू दिस सोसाइटी। तो ऐसा है। एग्रीकल्चरल सपोर्ट, ऑब्वियसली बुलॉक्स हेल्प्स इन प्लोइंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्टिंग। तो ये भी एग्रीकल्चरल सपोर्ट भी है लाइफ स्टॉक की वजह से फार्मर्स को। डंग का यूटिलाइजेशन हो पाता है एज अ फ्यूल, एज अ फर्टिलाइजर एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल। तो ये सारे फार्मर्स की इकोनॉमी को बूस्ट करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोल and role of livestock in contemporary society as well as for the farmers economy. So this is all about today's. Okay, thank you. Greetings to all. Welcome to Wise IAS. मेरा नाम डॉक्टर अंकिता श्रीवास्तव है और आज जो टॉपिक है वो यूनिट 1 का सेकेंड लेक्चर है। पहला लेक्चर जो था, जो हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन के बारे में था एंड इट्स सोशल डायमेंशन,
और जो आज का जो टॉपिक है वो है फार्मिंग एंड इट्स डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडिया। तो इंडिया में जो भी खेती बाड़ी होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसके बारे में आज हम जानेंगे कि ऐसा क्या चीज़, ऐसा क्या है जो इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को मतलब डिफाइन करता है ऐसा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फार्मिंग होता क्या है, मतलब खेती बाड़ी क्या होता है। अगर डेफिनेशंस आता है तो कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर के डेफिनेशंस आ जाते हैं एक्सटेंशन के फर्स्ट ईयर में कि फार्मिंग क्या है। तो उसके लिए ये एक डेफिनेशन है कि इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ कल्टिवेटिंग सॉइल, growing crops, and raising the livestock to produce fiber, food, medicinal plants, and other products which is used to sustain and enhance the human life। इसका मतलब ये है कि फार्मिंग एक तरीके का एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस इस चीज़ का ताकि सॉइल को कल्टीवेट कर सके, मतलब सॉइल में मतलब मिट्टी में हम उसको उसमें कुछ प्लांट को उगा सके, क्रॉप को ग्रो कर सके और किसी भी लाइफ स्टॉक को मतलब कैटल, बुफेलो, शीप, गोट ये सब को बड़ा कर सके, रेज कर सके, ताकि इससे हमें फूड, फाइबर, मेडिसिनल प्लांट्स एंड अदर प्रोडक्ट्स मिल सके जिसके वजह से ह्यूमन का लाइफ एनहांस हो जाए। तो ये एक फार्मिंग का एक डेफिनेशन है। एंड ये एक फार्मिंग एक ऐसा प्रैक्टिस है जो कि क्या फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन को प्रमोट किया था, जिसके कारण से देयर वाज द ट्रांजिशन फ्रॉम नोमैडिक हंटर गैदर सोसाइटी टू अ सेटल्ड कम्युनिटी। तो इसका मतलब ये है कि फार्मिंग के वजह से ही फार्मिंग के वजह से ही ह्यूमन कोई भी जैसे हंटिंग करते थे पहले हमारे जो भी जनरेशन्स, प्रीवियस जनरेशन्स थे, मतलब प्रीवियस जनरेशन नहीं मतलब बहुत पहले के लोग जो भी थे वो पहले हंटिंग करते थे। तो हंटिंग से वो लोग शिफ्ट हुए फार्मिंग के तरफ, जिसके वजह से हमारे अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर एक सिविलाइजेशन प्रमोट हुआ कि इंसान सिविल सेंस उसके अंदर आया, क्योंकि हंटिंग एंड गैदरिंग ये सब की वजह से काफ़ी केओस हो जाता था, तो जिसके कारण से एक सिविलाइजेशन प्रमोट हुआ। तो फार्मिंग को हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ फाउंडेशन ऑफ द ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो ऐसा है। तो ये फार्मिंग का डेफिनेशन है और ये क्या करता है ये भी एक इससे पता चलता है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इंडियन एग्रीकल्चर का। तो इंडियन एग्रीकल्चर का एक तो सबसे पहला बड़ा रोल ये है कि ये इंडिया को इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड पॉलिटिकल लाइफ देता है। ये कैसे देता है? ताकि क्योंकि इंडिया को इकोनॉमिकल बेनिफिट दे रहा है, क्योंकि इससे हमें फूड, मिल्क प्रोडक्ट ये सारी चीज़ें हमें मिलती है ह्यूमन लाइफ को। तो ये एक हमें आगे की तरफ बढ़ा रहा है, एक पाइवोटल रोल है एग्रीकल्चर का। हम ये भी जानते हैं कि मतलब एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि एग्रीकल्चर नहीं हो तो इंडिया में कोई कुछ भी मतलब एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाए, भूखमरी हो जाएगी अगर एग्रीकल्चर चला जाएगा, क्योंकि हम उतना चीज़ें बाहर से एक्सपोर्ट नहीं कर सकते उस लेवल का, हमारे पास खुद के लैंड बहुत फर्टाइल है। तो इंडियन एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडिया इकोनॉमी, ये है। और एग्रीकल्चर इकोनॉमी ये तो अभी पढ़ा हमने, पता है कि इंडिया इज़ द एसेंशियली एन एग्रीकल्चर कंट्री, ये तो हमें भी पता है। और एक ये भी कहते हैं कि मतलब हम लोग ये भी जानते हैं कि जो अगर कोई भी जो गवर्नमेंट है, अगर वो अच्छा कोई भी पॉलिसीज़ या फिर कोई सब्सिडी दे रही है फार्मर्स को या एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो वो ही गवर्नमेंट, वही पार्टी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रखती है इंडिया के अंदर। तो कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी रूल कर रही है इंडिया के अंदर या कोई भी गवर्नमेंट, तो इसका कोरिलेशन है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन से और अवेलेबिलिटी ऑफ चीप फूड ग्रेन से। क्योंकि हमें पता है कि जब इलेक्शंस आते हैं तो काफ़ी पार्टीज़ हमें कहती है कि वी विल गिव यू फ्री राशन, हम एग्रीकल्चर, हम अपने देश के खेती को बढ़ाएंगे। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है इंडिया के पॉलिटिक्स में एंड इन एज अ इंडिया इन अ होल। तो एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। सो अब तो ये तब हो गया कि एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। पर इंडिया में एज अ कंट्री
एग्रीकल्चर कहाँ है, कहाँ स्टैंड करता है, वो अभी हम सब्सिक्वेंट पीपीटीज में देखेंगे, सब्सिक्वेंट पेजेस में, कि क्या है और क्या क्या चैलेंजेस है जो एग्रीकल्चर में हो रहे हैं इंडिया में। तो सबसे पहले तो है कि सबस्टांस टू कमर्शियल ट्रांजिशन। तो सबस्टांस मतलब पर्सनल, मतलब फार्मर सबसे पहले अपने लिए उगाता था, अपने लिए लाइफ स्टॉक को प्रोड्यूस करता था, रेयर करता था, अपने लिए प्लांट और फूड को प्रोड्यूस करता था। पर धीरे धीरे जब फार्मर्स को पता चला कि इसका ये काफ़ी एक हाई पोटेंशियल मतलब होल्ड करता है उसके इकोनॉमी के लिए, तो वो सबस्टांस टू कमर्शियल ट्रांजिशन हुआ, मतलब बेचने के लिए उसने इसको ऐसा माइंडसेट बनाया एंड देन वैसे ही ट्रांसफ़र हुआ। तो ट्रेडिशनली सबस्टांस ओरिएंटेड थी पहले, मतलब खुद के लिए उगाते थे विथ प्राइम ऑब्जेक्टिव, उनका यही ऑब्जेक्टिव था कि वो उनका डोमेस्टिक नीड पूरा हो सके, मतलब वो अपने लोगों को, अपने गांव में अपने लोगों को, अपने परिवार को खिला सके। पहले यही था फार्मर्स की नीड। पर उस धीरे धीरे मतलब दे आर बिकमिंग मोर कमर्शियलाइज्ड, मतलब अगर वो कुछ भी ग्रो कर रहा है तो वो ये सोचता है कि ये इसको हम कमर्शियलाइज कैसे करें इंडियन मार्केट में, इसको हम बेचें कैसे। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो आजकल फार्मर्स ले रहे हैं एंड ये बहुत सही स्टेप है, क्योंकि इससे उनको काफ़ी डेवलपमेंट भी हो रहा है और उनके माइंडसेट भी ग्रो कर रहे हैं एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस भी इससे अच्छी हो रही है। तो यही है कि रिसेंटली बिकमिंग मोर कमर्शियलाइज्ड एंड मार्केट ओरिएंटेड, स्पेशली इन द डेवलप्ड एरियाज एंड अमंग द बिग फार्मर्स। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है जो कि अभी फार्मर्स फॉलो कर रहे हैं, मतलब सबस्टांस टू कमर्शियल ट्रांजिस्ट कर रहे हैं वो लोग। फिर हैवी पॉपुलेशन प्रेशर, जैसे हमें पता है कि 70% ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, वो डिपेंड होता है एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इसकी वजह से फास्ट ग्रोथ जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब पॉपुलेशन का काफ़ी ज़्यादा जो ग्रोथ हुआ है इंडिया में, वो एक बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप किया है हमारे लैंड पे, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करे। तो ये है कि इसके वजह से हमारे लैंड पे, हमारे सॉइल पे एंड सब्सिक्वेंटली हमारे फार्मर्स पे काफ़ी प्रेशर है कि वो हमारे ह्यूमन के नीड को पूरा कर सके। तो इसके वजह से मतलब ऐसा है कि फ्रॉम 0.75 हेक्टर इन 1951, जो कि एक मतलब पर कैपिटा अवेलेबिलिटी थी, मतलब एक इंसान के लिए कितना ज़मीन है फॉर देयर कंजम्पशन, मतलब ज़मीन मतलब इट्स डायरेक्टली टू द, मतलब कितना वो उपजाऊ ज़मीन है, कितनी फर्टाइल वो ज़मीन है और कितना उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, वो इसको मतलब एग्जिबिट करता है, मतलब फ्रॉम कितना। तो इससे हमें ये पता है कि कितना डेटोरिएट कर रहा है पर कैपिटा एग्रीकल्चरल लैंड अवेलेबिलिटी एक एक इंसान के लिए। तो फ्रॉम 0.75 हेक्टर इन 1951 में था, उसके बाद 0.13 हेक्टर इन 1991 में हुआ, जो कि एक एवरेज वर्ल्ड में 0.5 हेक्टर है, मतलब एक इंसान के पास इतना लैंड है 4.5 हेक्टर, ताकि वो उससे कंजम्पशन ले सके। बट इंडिया में वो बहुत कम है और वो डिटोरिएट हो रहा है, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है एंड पॉपुलेशन बढ़ रहा है, बट हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारा लैंड कम है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्री, तो जो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो थर्ड ये आता है कि प्रिडोमिनेंस ऑफ फूड ग्रेन। तो हमारे जो भी हम मतलब इंडिया एग्रीकल्चर में जितने भी लोग, जो फार्मर्स जो ग्रो कर रहे हैं, उसमें से 76% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया वो राइस, वीट, मिलेट एंड पल्सेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो मतलब इतना ज़्यादा, मतलब मेन है कि फूड ग्रेन सबसे ज़्यादा ग्रो हो रहा है और एंड अकाउंट फॉर 80% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मतलब 80% जो भी हम एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, या तो मतलब वो कुछ भी हो सकता है, ग्राउंड नट्स हो सकते हैं, टी, कॉफ़ी, और इन सभी चीज़ों में जो भी फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहा है ओवर इंडिया, उसमें से 76% राइस, वीट, मिलेट्स एंड पल्सेज, मतलब ग्रेन्स ग्रो होती है, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रेन्स ग्रो करते हैं। फिर आते हैं डाइवर्सिटी एंड मिक्स्ड क्रॉपिंग। तो ये भी इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। इसका ये मतलब है कि एक ही टाइम पे, एक ही एरिया में हम अलग अलग तरीके का प्लांट ग्रो कर रहे हैं। तो जैसे हम इस फोटो में देख पा रहे हैं, यहाँ पे हम मेज़ ग्रो कर रहे हैं, यहाँ हम सोयाबीन ग्रो कर रहे हैं, यहाँ हम ओट ग्रो कर रहे हैं। तो इसके वजह से ये काफ़ी
इंश्योर करता है कि मतलब अगर वेदर अनफेवरेबल है तो एक क्रॉप भले ग्रो नहीं करेगा बट दूसरा क्रॉप मे भी ग्रो कर जाए, तो ये एक तरह का फूड सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, एक टाइम पे मल्टीपल क्रॉप्स का ग्रो करना साइमल्टेनियसली ओवर एक एरिया में। तो ऐसा है, अब आजकल फार्मर्स काफ़ी शिफ्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द डाइवर्सिफिकेशन, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर आते हैं हाई एरिया अंडर कल्टीवेशन। तो इंडिया हैज़ मतलब इंडिया के पास बहुत ज़्यादा हाई परसेंटेज है ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड, मतलब 53% उसके पास एग्रीकल्चर लैंड है, जबकि अदर कंट्रीज़ में कम है। यूएसए में 16% है, चाइना में 11.8% है, मतलब इंडिया के पास सबसे ज़्यादा लैंड है, मतलब एज अ परसेंटेज वाइज कि 53% सबसे ज़्यादा है एरिया। फेवरेबल क्लाइमेट promotes a long growing season. Little scope remains to expand the cropped area. Some region even show a negative trend. तो इसके वजह से ये है कि फेवरेबल क्लाइमेट होना सबसे सबसे बड़ी चीज़ है, कि अगर एक एरिया में सफिशिएंट अच्छा क्लाइमेट नहीं है तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, प्लांट का ग्रोथ ही नहीं होगा। तो ये है, पर इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है फॉर द एग्रीकल्चर लैंड। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक स्पेशल फीचर्स है कि जो इंडिया एग्रीकल्चर में है। तो जो भी इंडियंस फार्मर्स है उनके पास बहुत लैंड है बट सब फ्रेगमेंटेड है, लैंड होल्डिंग उनकी छोटी छोटी है, टाइनी फ्रेगमेंटेड, जो कि मतलब जो कि बहुत ज़्यादा सुटेबल नहीं है फॉर द मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड, क्योंकि मॉडर्न एग्रीकल्चर मेथड तभी बहुत ज़्यादा फिजिबल है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल है जब उनके पास ज़्यादा लैंड हो, क्योंकि उससे उनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। बट इंडियंस, जो भी इंडियंस फार्मर है उनके पास जो भी लैंड है वो स्मॉल है, छोटे हैं, फ्रेगमेंटेड है, जिसकी वजह से उन्हें फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। लो प्रोडक्टिविटी, इंडिया की जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स है बहुत ज़्यादा लैंड है विथ रिस्पेक्ट टू द अदर कंट्री, बट जो इंडिया के जो भी लैंड है पर हेक्टेयर यील्ड इनकी काफ़ी लो है, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से काफ़ी लो है, अदर कंट्रीज़ में वो ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ये इम्प्लाई करता है कि इंडिया की प्रोडक्टिविटी लो है, जबकि हमारे पास ज़मीन है, हमारे पास सारी चीज़ें हैं, हमारे पास मैन पावर है, बट स्टिल हमारी पर हेक्टर यील्ड बहुत कम है। और इंटेंसिव फार्मिंग जो भी है, मतलब पर कैपिटा जो भी इंटेंसिव फार्मिंग है वो भी हमारी लो है, लिमिटेड है इन स्पेसिफिक एरिया। क्योंकि हमारे जो भी फार्मर्स है वो ट्रेडिशनल लाइन यूज़ करते हैं, जो कि पहले वो मॉडर्न फार्मिंग को अभी भी अपने इम्प्लाई नहीं कर पाते हैं, वो ट्रेडिशनल फार्मिंग को ही अभी भी फॉलो कर रहे हैं। मतलब फर्टिलाइजर्स एंड सेफ्टी मेजर्स इम्प्रूव हुए हैं बट स्टिल वो स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से अभी भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है, जिसके वजह से पर कैपिटा यील्ड इंडिया का कम है। अब आते हैं 8 पॉइंट पे, ये है कि डिपेंडेंस ऑन एनिमल एंड ह्यूमन लेबर। जैसे इंडिया में अभी भी जो भी प्रोडक्शन है, जो भी हम एग्रीकल्चर यील्ड है वो मेजरली रिलाई करता है ड्रॉट एनिमल पे, जैसे बुलॉक्स पे, बुफेलोज पे एंड ह्यूमन लेबर्स पे इन जनरल। तो इसके वजह ये भी एक तरीके का एक हिंड्रेंस ही है, क्योंकि ये एक स्लो प्रोसेस है। अगर हम एनिमल को यूज़ कर रहे हैं और ह्यूमन को भी यूज़ कर रहे हैं एज अ लेबर, तो वो भी एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि जो मशीन जो काम कर सकती है जल्दी से एंड लेबर कॉस्ट कटिंग भी करती है, और फिर इसके वजह से बहुत डिले भी होता है, जिसके वजह से प्रोडक्शन भी कम होता है। तो द यूज़ ऑफ मशीनरी स्लोली इंक्रीजिंग बट इज़ कन्फाइंड टू रिच कल्टिवेटर्स। तो ये भी है कि बढ़ रहा है, यूज़ कर रहे हैं मशीन्स, बट जो अमीर जो फार्मर्स है वही उसको अभी तक अकोमोडेट कर पा रहे हैं। जो पुअर फार्मर है वो अभी भी ह्यूमन लेबर एंड एनिमल्स के वजह से ही पे ही डिपेंडेंट है। डिपेंडेंस ऑन मानसून रेनफॉल, ये तो हमें पता है कि जो इंडियन की जो भी एग्रीकल्चर है वो मेजरली डिपेंड करता है कि कितना बारिश हुई है, इस एरिया में कितनी बारिश हुई है। बट अभी हमें जैसे पता है कि इंडिया का जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कभी बहुत कम बारिश हो जाती है, जिसके वजह से फार्मर्स डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं, उनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है, और जिसके वजह से मतलब ओनली 41.2% ऑफ द क्रॉप्ड एरिया ही इरिगेट हो जाता है, जबकि सारे जो
रेस्ट इज़ द रेन फेड, क्योंकि अब अगर हम उसे इरिगेट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से फार्मर्स की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। अगर हम इरिगेशन प्रोसेस यूज़ करने लगे, मतलब आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई करने लगे, तो इसके वजह से बहुत ज़्यादा मतलब लॉस भी होता है, क्योंकि उसके लिए स्पेसिफिकली हमें स्प्रिंकलर्स लगाने पड़ते हैं, कैनाल्स बनाने पड़ते हैं, का हमें पानी का भी हमें सप्लाई करानी पड़ती है। तो ऐसा है। तो फेलियर ऑफ रेन्स लीड्स टू स्कार्सिटी एंड हाई प्राइसेस, तो इसके वजह से फार्मर्स को काफ़ी लॉस होता है। तो मॉनसून रेनफॉल अगर नहीं आ रही है तो वो काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं फार्मर्स को नेगेटिवली। नेग्लेक्ट ऑफ फॉडर क्रॉप्स, ये भी एक कंसर्न है, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि फार्मर्स मेजरली फॉडर के क्रॉप्स को नेग्लेक्ट करता है। फॉडर क्रॉप्स मतलब वो ऐसा क्रॉप जो हम जानवर को खिलाते हैं। तो जो भी फार्मर है वो मेजरली कमर्शलाइज्ड हो रखा है, तो वो ये सोचते हैं कि हम बेचने वाली चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे, जिसके कारण से एनिमल लाइफ स्टॉक इफेक्ट होती है। मिनिमल अटेंशन इज गिवन टू द फॉडर क्रॉप, ओनली 4% ऑफ द क्रॉप एरिया, जो भी हम उगा रहे हैं उसमें से सिर्फ हम 4% ही रखते हैं फॉडर क्रॉप्स के लिए, जो कि बहुत कम है। दिस combined with the lack of good pastures hinders the development of dairy farming despite India have the world's largest cattle population. इंडिया की कैटल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लार्जेस्ट है, बट स्टिल इसकी ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ द डेयरी फार्मिंग बहुत कम है। इसलिए क्योंकि हम फॉडर क्रॉप्स को बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, हम उगाते ही नहीं हैं, तो जिसके वजह से एक ड्रॉबैक मिल जाता है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम को। नाउ वी गो टू द ट्रेडिशनल एग्रेरियन स्ट्रक्चर। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि मतलब पुराने ज़माने के लोग यूज़ करते थे फॉर द फार्मिंग। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल इकोनॉमी रिमेन्स ट्रेडिशनल। जो पहले के ज़माने के लोग यूज़ करते थे वही हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। हम मॉडर्नाइज तो हो गए हैं, बट ये मॉडर्नाइजेशन काफ़ी स्लो है, विथ कॉम्प्लेक्स लैंड स्ट्रक्चर टेन्योर सिस्टम इन्वॉल्विंग एब्सेसीट लैंडलॉर्ड्स। तो अभी हम जो भी जैसे हमारे जो भी एरिया में जो भी लैंडलॉर्ड्स है वो ये करते हैं कि हमारा लैंड है, आप उगाओ। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है फार्मर्स को भी, और साथ साथ इकोनॉमी को भी काफ़ी इफेक्ट करता है। तो ये जो अभी भी ट्रेडिशनल एग्रीकन स्ट्रक्चर चल रही है वो भी काफ़ी इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। एग्रीकल्चर में वो भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाता है। न्यूमरस अदर प्रॉब्लम्स, जो इन सब के अलावा भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में, सफ़र्स फ्रॉम अ मल्टीट्यूड ऑफ इश्यूज़, जैसे कि स्मॉल होल्डिंग्स, छोटे छोटे लैंड्स फार्मर्स होल्ड करते हैं, अनसाइंटिफिक मेथड्स, काफ़ी अनसाइंटिफिक मेथड यूज़ करते, कोई भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते, कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ करते जिसकी वजह से उन्हें पता है कि ये इम्पैक्ट करेगा क्रॉप्स को, क्रॉप्स की हेल्थ को, क्रॉप्स की ग्रोथ को, बट स्टिल यूज़ करते हैं क्योंकि पहली बात उन्हें पता नहीं है, दूसरी बात कोई भी आके उन्हें बोलता है कि आप ये यूज़ करो, इससे आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो फार्मर यूज़ करते हैं, वो अनअवेयर है। इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं है क्योंकि वो कॉस्टली है, लो फर्टिलाइज़र यूज़, वल्नरेबिलिटी टू द पेस्ट, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अनरिन्यूमरेटिव प्राइसेस। मतलब प्राइसेस का भी हमें पता है कि कभी प्राइस का कुछ फिक्स नहीं रहता है कि इस प्राइस पे ये चीज़, इस सीज़न में ये चीज़ बिकेगी, तो जिसकी वजह से फार्मर्स को ही इसका लॉस भुगतना पड़ता है। लैक ऑफ पॉलिसी एंड मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जैसे देयर इज़ नो डेफिनेट नेशनल और रीजनल लैंड यूज़ पॉलिसी। इंडिया में ऐसा कोई भी रीजनल और नेशनल लैंड यूज़ पॉलिसी नहीं है जो कि प्रोडक्शन को इम्बैलेंस करता है, तो जिसकी वजह से स्कार्सिटी भी कभी कभी हमें मिलती है फूड की। फार्मर्स आर डिप्राइव्ड ऑफ गुड प्राइसेस ड्यू टू लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज एंड द एक्सपोलिएटिव रोल ऑफ मिडिलमैन। ये तो हमें पता है कि जो भी फार्मर्स हो कि हम एंड यूज़र है, बट फार्मर को उसका हम खरीद रहे, अगर कोई भी चीज़ अराउंड 50 रुपीज़, फार्मर को अभी भी वो 10 रुपये ही मिलते हैं, तो बीच के जो भी पैसे हैं 40 रुपये वो मिडिल मैन के पास जाता है, तो फार्मर को बेनिफिट ही नहीं हो पाता। ये इसलिए नहीं बेनिफिट हो पाता क्योंकि हमारे इंडिया में, हमारे रीजन में कोई भी लैंड यूज़ पॉलिसी, अच्छी पॉलिसी नहीं है, कोई भी मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो कि एक्सप्लॉइट होना को रोक सके, और मिडिल मैन का जो रोल है वो भी काफ़ी बढ़ चुका है, जिसकी वजह से फार्मर्स को डायरेक्टली फ़ायदा नहीं होता है।
और दूसरा प्रॉब्लम ये भी है कि फार्मर्स के पास जो भी प्रोडक्शन है उसको वो स्टोर कहाँ करें, जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कतें होती हैं फार्मर्स को इवेंचुअली, क्योंकि उनके काफ़ी ग्रेन्स, काफ़ी क्रॉप्स, काफ़ी फ्रूट वेजिटेबल्स ख़राब हो जाते हैं, तो जिसके वजह से प्राइस भी हाइक हो जाती है डिफरेंट सीजन में, और ये फार्मर्स को ही उसका भुगतान करना पड़ता है। सोशल परसेप्शन एंड रूरल एक्सोटिस, तो ये भी है कि एग्रीकल्चर, हमें भी पता है कि एग्रीकल्चर, हम ये सोचते हैं कि एग्रीकल्चर वही लोग करते हैं जो पुअर है, या फिर जिनके पास कोई जॉब नहीं है, या फिर जो गांव में रहते हैं, तो ये भी एक तरह का सोशल स्टिग्मा है। तो और हम इसे एज अ ऑनर्ड प्रोफेशन भी नहीं मानते, बट इंडिया की 70% इकोनॉमी इंडियन एग्रीकल्चर ही देती है, बट स्टिल हम इसे ऑनरेबल प्रोफेशन नहीं मानते, जो कि फार्मर्स के अंदर लैक ऑफ इंथुजियाज्म कॉज करता है। तो और एक ये भी है कि जो भी ह्यूमन है, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, वो देयर इज अ मास एक्सोडस, मतलब मास मूवमेंट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, जिसकी वजह से एक अच्छी माइंडसेट हमें रूरल एरिया में नहीं मिल पाती है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए। तो ये भी एक रीज़न है, ये भी एक दिक्कत है जो कि इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में हमें पता है कि जो है, बट इसका हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है एग्रीकल्चर सिस्टम में। बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं क्योंकि मिडिल मैन है बीच में, ना ही अच्छी फैसिलिटीज़ है, तो ये सारी दिक्कतें हैं इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में। सो ये मेजर ये सारी दिक्कतें हैं अबाउट द इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम। सो दिस इज़ ऑल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट सब यूनिट 1 का ही जो थर्ड टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। फिर इस यूनिट के 2 और लेक्चर होंगे, लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4। उसके बाद यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फार्मिंग एज अ होल टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू। ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम टू वाइज IAS। मेरा नाम डॉक्टर अंकिता श्रीवास्तव है और आज का जो टॉपिक है एक्सटेंशन सब्जेक्ट में वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ये लेक्चर 3 है। मैंने 2 लेक्चर और ले चुकी हूँ। जो है पहला लेक्चर था हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड इट्स सोशल डायमेंशन, एंड सेकंड था इट वाज फार्मिंग का जो भी डेफिनेशंस है, क्लासिफिकेशंस है कि इंडिया में क्या फार्मिंग का जो रोल है वो था। अब तीसरा है टाइप ऑफ फार्मिंग एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ये भी यूनिट 1 में ही है और ये यूनिट 1 में 4 टॉपिक है, 4 लेक्चर्स होंगे जिसमें से ये थर्ड है। सो प्रोसीडिंग अहेड, तो सबसे पहले कि फार्मिंग हमें पता है कि एक बहुत कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स से भी काफ़ी डिपेंड करता है और इंटरनल फैक्टर्स पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। तो एक्सटर्नल फैक्टर मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे अगर पानी, रेनफॉल हुआ, फिर सॉइल का जो स्ट्रक्चर हुआ, सॉइल की क्या कॉम्पोजिशन है, वाटर एंड क्लाइमेटिक एरिया, ये सारे पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। इकोनॉमिकल फैक्टर भी एक मेजर रोल प्ले करता है, जैसे इकोनॉमिक्स, फार्मर का जो भी रिच है कि पुअर है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, क्योंकि अगर रिच है तो वो ज़्यादा मशीन्स को एक्सेस कर सकता है, जबकि अगर पुअर है तो वो उतना एक्सेसिबिलिटी उसकी नहीं रहती है। एंड सोशल स्ट्रक्चर, द टाइप ऑफ फार्मिंग, ये प्रेफर द नेचर, मतलब अगर एक फार्मिंग को हम टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं तो उसको हम किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे? या तो उसके नेचर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब जो हम एग्रीकल्चर, हम खेती बाड़ी कर रहे हैं उससे हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके बेसिस पे भी हम उसे क्लासीफाई कर सकते हैं। या तो और इस पे भी, जैसे कि कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, क्या मतलब, ठीक है, अगर हम लाइफ स्टॉक यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, या तो हम मतलब प्लांट ग्रो कर रहे हैं, ये एक टाइप का हो गया। या फिर अगर कोई फॉडर बना रहे हैं या फीड, मतलब कुछ भी है, क्रॉप है, तो कौन सा क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, या तो क्या लाइफ स्टॉक रियर कर रहे हैं, ये सब पे भी टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड करता है। वेराज तक अगर सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग ये डिफाइन करता है कि हमारा जो फार्म है, हमारा जो खेत है, वो कितना ऑर्गेनाइज है, उसको कैसे उसको मैनेज किया जा रहा है, और उसकी ओनरशिप किसकी है, या तो ओनरशिप खुद फार्मर की है, या तो एक कंपनी की है, या तो गवर्नमेंट की है। तो ये सब पे भी सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग डिपेंड करता है। तो आज जो हम पढ़ने जाएंगे वो है टाइप ऑफ फार्मिंग। तो उसके बेसिस पे हम क्लासीफाई करते हैं
नाउ तो अगर हम देखते हैं कि टाइप ऑफ फार्मिंग हम किस किस फैक्टर्स पे डिफाइन करते हैं, तो पहला है फिजिकल फैक्टर एंड दूसरा है इकोनॉमिकल फैक्टर। तो पहला फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। तो इस पे हमें पता है कि सबसे बड़ा फिजिकल फैक्टर है वो है क्लाइमेट। जैसे टेम्परेचर हुआ, रेनफॉल, कौन सा सीज़न है, उस पर भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन डिपेंड करता है। बहुत सारे क्रॉप्स होते हैं जो एक सुटेबल सीज़न पे ग्रो करते हैं, या तो बहुत सारे ऐसे लाइफ स्टॉक होते हैं जिसका प्रोडक्शन हाई होता है ड्यूरिंग सेवरल स्पेसिफिक सीज़न। जैसे बुफेलो को काफ़ी ज़्यादा हमें पता है कि हीट स्ट्रेस उसे होती है, तो अगर हीट स्ट्रेस में है तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन डिक्लाइन होगी। तो ये सारी चीज़ें मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये सारे भी बहुत ज़रूरी है, और ये सब भी डिटरमाइन करता है कि हम किस तरीके का फार्मिंग करना चाहते हैं। तो फिर और सॉइल की टाइप्स, सॉइल पूरे ऑल ओवर द इंडिया डिफरेंट डिफरेंट है। अगर हम गंगा प्लेन की बात करें तो वहाँ एलुवियल सॉइल है। अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहाँ काफ़ी ड्राई सैंड है, सैंडी सॉइल है। साउथ की बात करें तो वहाँ पे आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन द सॉइल हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, क्योंकि क्रॉप पे इस फैक्टर पे भी डिपेंड करता है कि सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कैसी है। अगर लोमी सॉइल है तो ये आइडियल है फॉर सीरियल्स, वेर एज अगर सैंडी सॉइल है तो वो सुटेबल है फॉर द ग्राउंड नट्स। तो इस पे भी सॉइल के टाइप्स पे भी क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है, या फिर क्लासिफिकेशन या फिर कौन सा क्रॉप हम कहाँ पे ग्रो कर रहे हैं ये भी डिपेंड करता है। और किसी एरिया का टोपोग्राफी कि वो कितना ऊंचा है फ्रॉम द सी लेवल, ये सब भी चीज़ें काफ़ी अफेक्ट करती है प्लांटेशन और एग्रीकल्चर के लिए। फिर हम आते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर। तो इकोनॉमिकल फैक्टर ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है प्रॉफिटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग पे। तो अगर कोई मानते हैं कि एक फार्मर है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, बट वो इतनी चीज़ें अकोमोडेट कर पा रहा है कि वो मार्केट की वैल्यू डिमांड को वो मीट अप कर पा रहा है, बजाय एक ऐसा फार्मर जो कि बहुत रिच है बट स्टिल वो वैसी चीज़ें प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा जो भी मार्केट का डिमांड है। तो वो फार्मर जो रिच है फिर भी वो मार्केट डिमांड को फुलफिल नहीं कर रहा है। मान लेते हैं कि एक एरिया में आलू का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बट ये फार्मर पुअर है, बट स्टिल उसके पास ऐसी एक्सेसिबिलिटी है, जैसे उसके यहाँ से काफ़ी अच्छी हाईवे है उसके खेत से, जहाँ की तुरंत सिटीज़ में आलू पहुँच जाता है। जबकि एक ऐसा फार्मर जो रिच है बट काफ़ी दूर है उस मार्केट से, तो उसके लिए वो चीज़ पहुँचाना उसके वो भी एड ऑन होता है। तो मार्केट डिमांड को भी हमें माइंड में रखना चाहिए कि इकोनॉमिकल फैक्टर ये भी इफ़ेक्ट करता है कि फार्मर्स को कितनी प्रॉफिट होगी। अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, एक पुअर और एक रिच फार्मर में भी काफ़ी डिफरेंस है कि उस कितना वो इन्वेस्ट कर सकता है एग्रीकल्चर में। तो ये भी मैकेनाइजेशन और स्केल को डिटरमाइन करता है। लेबर सप्लाई, तो पहले तो ये कि बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जो कि काफ़ी लेबर इंटेंसिव होते हैं, जैसे टी हुआ, कॉटन हुआ, इसमें काफ़ी मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो अगर किसी एरिया में मैन पावर कम है तो ये सारी कॉटन एंड टी, ये सब लेबर इंटेंसिव क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ें भी काफ़ी अफेक्ट करती है। प्लस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी काफ़ी अफेक्ट करती है। ये भी एक बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है, क्योंकि वो सब्सिडीज़, लोन्स एंड रेगुलेशन इफेक्ट करता है फार्मिंग के चॉइसेस को, फार्मर्स के चॉइसेस को। प्रॉफिटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें इकोनॉमिकल फैक्टर्स में आती है जो कि डिटरमाइन करती है फार्मर्स की फार्मिंग के टाइप्स को। अब हम आते हैं कि टाइप ऑफ फार्मिंग पे। तो अगर सबसे पहला है एरेबल फार्मिंग। तो एरेबल फार्मिंग जैसे हम फोटोज़ में देख पाते हैं कि इसमें हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्रॉप्स ग्रो हो रहे हैं, यहाँ पे हम कोई लाइफ स्टॉक ग्रो नहीं कर रहे हैं। तो कभी कभी एग्जाम से पूछते हैं कि एरेबल फार्मिंग क्या होती है, क्या ये लाइफ स्टॉक को भी रेयर करते हैं या तो सिर्फ और सिर्फ क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं। तो क्रॉप्स को ही कल्टीवेशन को एरेबल फार्मिंग कहते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई लाइफ स्टॉक यूज़ नहीं होता है, ना कि प्लोइंग के लिए, ना कि किसी भी रीज़न के लिए कोई फर्टिलाइज़र हम एनिमल का यूज़ नहीं करते। मतलब इन जनरल लाइफ स्टॉक का कोई रोल नहीं है इस फार्मिंग में। ये ऑफन इन्वॉल्व्स क्रॉप रोटेशन सिस्टम, कैन बी रेन फेड और इरीगेटेड।
या तो हम पानी, या तो बारिश के पानी से ही सींचता है, या तो हम आर्टिफिशियल वाटर देते हैं कैनाल्स के थ्रू या स्प्रिंकलर्स के थ्रू। इसके सब टाइप्स है सीरियल फार्मिंग, पल्स फार्मिंग या कमर्शियलाइज्ड वेजिटेबल फार्मिंग। तो ये सब में सिर्फ और सिर्फ क्रॉप का यूटिलिटी है। एग्जाम्पल्स काफ़ी हैं, जैसे वीट बेल्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, राइस पैडीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, कॉर्न प्रोडक्शन इन यूएस मिड वेस्ट। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट जो हमें ग्लोबली मिलता है, मतलब हमें पता चला कि ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एरेबल फार्मिंग करते हैं, वो सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द पास्टोरल फार्मिंग। पास्टोरल फार्मिंग में इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा मेन फंक्शन होता है लाइफ स्टॉक को रियर करना। ये मेनली एनिमल हस्बेंड्री पे फोकस करता है। ये बहुत लार्ज स्केल पे ग्रेजिंग एरिया इनके लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑब्वियसली एनिमल है तो उन्हें मूवेबिलिटी की भी ज़रूरत है, और वो ग्रेज करके खाते, वो एनिमल ग्रेजर है। तो ये सारी चीज़ें इसकी की फीचर्स है। सब टाइप्स है इसके, डेयरी फार्मिंग, बीफ कैटल रांचिंग, शीप फार्मिंग फॉर बुल एंड कॉटन। तो इसमें पास्टोरल फार्मिंग में सिर्फ और सिर्फ लाइफ स्टॉक को रियर करते हैं। मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का यही है। फिर हम आते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। तो इससे हम अब नाम से ही पता चल जा रहा है, मिक्स्ड फार्मिंग मतलब दोनों का मिक्स, जिसमें हम लाइफ स्टॉक को भी रियर कर रहे हैं और क्रॉप्स को भी कल्टीवेट कर रहे हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है। हम किसी एक का, अगर हम एज अ क्रॉप अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो क्रॉप हम एनिमल्स को भी खिला रहे हैं, और एनिमल के एक्सक्रेटा को हम एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है, दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है, और इससे फार्मर्स को भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये रिस्क डाइवर्सिफिकेशन को मतलब डिक्रीज़ करता है, और ये अलाउ करता है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जैसे मैंने अभी बताया कि मैन्योर को एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, और ये टेम्परेट जोन में काफ़ी कॉमन है। और इसकी एडवांटेज ये है कि बैलेंस्ड इनकम सोर्स रहता है। अगर कोई मान लेते हैं कि किसी भी रीज़न से एक चीज़ें फेल हो रही है, मतलब क्रॉप अच्छा ग्रो नहीं किया, या किसी भी रीज़न से फार्मर्स को अपने एग्रीकल्चर चीज़ों से उतना फ़ायदा नहीं है, बट लाइफ स्टॉक से उसको फिर फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि मिल्क, मीट या फिर कोई भी वुल, ये सब चीज़ें से उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये एज अ स्टेबल इनकम सोर्स काम करता है। सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, एक की चीज़ें दूसरे में यूज़ हो जाती है एंड दूसरी की चीज़ें एक में यूज़ हो जाती है, तो ये भी एक एडवांटेज है। कोई वेस्टेज प्रोडक्शन नहीं है, बेटर फॉर फूड सिक्योरिटी, ये तो है ही इसमें मिक्स्ड फार्मिंग में। और ये सब कुछ ग्लोबल एग्जाम्पल्स है इसके, जो हमें ऑल ओवर द वर्ल्ड पता है। यूरोपियन फैमिली फार्म्स, मिड वेस्टर्न यूएस फार्म्स, इंडियन रूरल फार्मिंग सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें हैं। नाउ वी विल सी अबाउट द कमर्शियल फार्मिंग। ये इसका कमर्शियल फार्मिंग का बस इतना रोल है कि कमर्शियल फार्मिंग में फार्मर खुद के प्रोडक्शन के लिए तो करता ही है, मतलब खुद के अपने फैमिली के लिए, साथ साथ वो कमर्शियलाइज्ड उसका माइंड है कि मुझे ये चीज़ बेचनी है। तो फार्मर ऐसी चीज़ें उगाने की कोशिश करता है, जैसे टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, रबर हुआ। ये फार्मर उतना यूज़ नहीं करता है जनरली, बट इसका मेन है कि मुझे इसको कमर्शलाइज़ करनी है अपनी फार्मिंग को। तो वो उसका मेन फोकस रहता है कि मुझे इसको स्केल करना है मार्केट लेवल पे। तो इसमें कमर्शलाइज फार्मिंग में ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन फॉर मार्केट स्केल, ताकि इसको फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, और इसमें हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे हमें पता है कि टी एक लेबर इंटेंसिव क्रॉप है, इसमें काफ़ी लेबर की ज़रूरत होती है। तो फार्मर अगर है तो वो काफ़ी लेबर को हायर करेगा, उसके लिए भी उसे पैसे देने पड़ेंगे। तो ये हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी यूज़ होती है, क्योंकि ये कमर्शलाइज्ड है। और जैसे सब एग्जाम्पल है इसका, टी, कॉफ़ी, रबर, ग्रेन फार्मिंग, फ्रूट्स को स्पेसिफिक फ्रूट जैसे कीवी हुआ, या फिर आजकल ड्रैगन फ्रूट बहुत ज़्यादा चल रहा है, एवोकाडो हुआ। ये फार्मर्स उतना कंज्यूम करेंगे नहीं, बट इसे उन्होंने कमर्शियलाइज़ किया है, उसको स्केल किया है, ताकि वो कंजम्पशन को मीट कर पाए। जैसे अब है बनाना प्लांटेशन इन सेंट्रल अमेरिका, सोयाबीन फार्म्स इन ब्राज़ील, फ्लावर फार्म्स इन नीदरलैंड। तो ये सारी चीज़ें है कमर्शियल फार्मिंग में। नाउ वी विल सी अबाउट द सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो सबसिस्टेंस का मतलब ये होता है कि खुद के लिए। तो इसमें फार्मर्स ये करता है कि खुद के फैमिली के कंजम्पशन के लिए फार्मिंग करता है। तो उसके पास स्मॉल लैंड है, अगर किसी भी फार्मर्स के पास, तो वो स्मॉल लैंड को होल्ड करता है, और उस पर खुद के लिए खुद की चीज़ें उगाता है, खुद के लिए अनाज उगाता है, खुद के लिए वेजिटेबल्स उगाता है, और वो वही खाता है।
इसमें ये है कि वो बहुत एक छोटे से लैंड पे बहुत ज़्यादा क्रॉप्स की वैरायटी वो करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा चावल उगा लिया, गेहूँ नहीं, चावल उगा लिया, या फिर पल्सेस उगा लिया उसने, या वेजिटेबल्स उगा लिए उसने। तो ये सारे डाइवर्स क्रॉप वेराइटीज़ होते हैं इसमें। और ये एक सीज़न में ही नहीं, मतलब अराउंड द ईयर ये चलता रहता है कि एक छोटा सा लैंड है फार्मर्स के पास, इस समय इसने ये उगा लिया, इस समय इसने वेजिटेबल उगा लिया, इस समय इसने कोई पल्सेस उगा लिए। तो ये ऐसे वर्क करता है। सीडेंटरी सबसिस्टेंस फार्मिंग इसकी सब टाइप है, खुद अकेला इंसान करता है इसको। ग्लोबल एग्जाम्पल्स है जैसे कि ट्राइबल्स जो भी होते हैं अमेजोन फॉरेस्ट में, जो भी है वो छोटा सा लैंड है, उसमें वो अपने लिए उगाते हैं, खुद खाते हैं, अपने ट्राइब्स को खिलाते हैं। तो ये ऐसा होता है, मतलब अगर ट्राइबल फार्मिंग अमेजोन में हो रही है तो वो सबसिस्टेंस फार्मिंग में आता है। नाउ वी विल सी अबाउट द प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें हम एक कल्चर का मोनोकल्चर ऑफ कैश क्रॉप ऑन लार्ज एस्टेट ग्रो करते हैं। मतलब कोई भी कैश क्रॉप जैसे टी हुआ, कॉफ़ी हुआ, उसको हम लार्ज स्केल में, लार्ज स्टेट में उसको ग्रो करते हैं, तो उसको प्लांटेशन फार्मिंग कहते हैं। तो ये कॉलोनियल ओरिजिन का होता है, इसमें सब्सटेंशियल लेबर की ज़रूरत होती है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इसका माइंडसेट है, मतलब इसको खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं रखना, इसको हमें बेचना ही है। तो इससे हुआ टी, कॉफ़ी, कोकोआ, रबर, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानास, ये सारी इसके मेजर क्रॉप्स हैं। तो इस पे ये वर्क करता है कि छोटे छोटे पौधे लगाते हैं ताकि इससे हमें कैश क्रॉप, इसे कैश क्रॉप कहते हैं, तो उसे लार्ज स्केल पे हमें उसे प्रोड्यूस करते हैं, खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं करते हैं। फिर आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये तो बहुत बहुत कॉमन है ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंडिया में ही नहीं, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही फेमस कह सकते हैं, इट्स बहुत ज़्यादा फेमस है कि अगर कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक है, चाहे वो फूड हो, चाहे वो फ्रूट हो, चाहे वो वेजिटेबल्स हो, चाहे वो ग्रेन्स क्यों ना हो, अगर वो ऑर्गेनिक है तो उसकी प्राइस काफ़ी हाई अप हो जाती है। तो इसका ये इस पे वर्क करता है कि इसमें कोई भी आर्टिफिशियल, कोई भी सिंथेटिक इनपुट हम नहीं देते। इसमें हम कोई भी सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइज़र कोई सिंथेटिक नहीं देते मार्केट का। हम खुद से चीज़ें मतलब अगर कोई एनिमल का मैन्योर है तो उसको हम उस पर एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं। हम कोई भी सिंथेटिक चीज़ें नहीं देते। तो इस पे ये वर्क करता है। तो ये इकोलॉजिकल प्रोडक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि ना ही सिर्फ ह्यूमन को ही सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, ये सॉइल के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होता है। क्योंकि इवेंचुअली अगर हम बार बार उसे आर्टिफिशियल सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स देते हैं तो उससे सॉइल की भी फर्टिलिटी अफेक्ट होती है। तो इसके लिए ये सॉइल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, ये बायोडाइवर्सिटी को एम्फेसाइज करता है। और इस पे ये प्रैक्टिस अगर हो रहा है तो मेजरली वर्क होता है कि क्रॉप रोटेशन हो रहा है। एक बार एक प्लांट ग्रो किया तो दूसरी बार दूसरा किया, तो इसकी वजह से सॉइल की हेल्थ बढ़ी रहती है। अगर ग्लोबल ग्रोथ देखें तो ये एक्सपैंडिंग इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, तो इंडिया में भी काफ़ी एक्सपैंड हो चुका है ये। गवर्नमेंट सपोर्टेड इन इंडिया, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक मार्केट्स वर्ल्ड वाइड। तो अगर कोई भी फार्मर ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम पे कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसे एक सर्टिफिकेट लेना होता है कि आई एम परफॉर्मिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये मेरा फार्म है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है। सो ये है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। फिर आती है ड्राई लैंड फार्मिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि अगर एग्रीकल्चर एरिड मतलब सूखा या सेमी सूखा रीजन में कर रहे हैं तो उसे हम ड्राई लैंड फार्मिंग कहते हैं। तो मेजरली हम माइलेट्स कल्टीवेशन करते हैं राजस्थान में, तो वो ड्राई लैंड फार्मिंग में आता है। तो इसमें ये मेजरली वर्क करता है कि जो भी मॉइस्चर कंजर्वेशन सिस्टम पे ये वर्क करता है कि कोई भी प्लांट जो मॉइस्चर एयर से ले सके, तो ये उस पर वर्क करता है। ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप, अगर कोई है जो सूखा, जिसे सूखे से कोई मतलब नहीं, जैसे ग्राउंडनट्स हुआ, इसे सूखे से कोई मतलब नहीं है, वो सूखे पे ही ग्रो करता है। स्पेशल टाइलेज मेथड यूज़ होता है इस पर। फिर ये इसमें वाटर हार्वेस्टिंग भी हमें अगर हमें लगता है कि इस पर पानी की ज़रूरत होती है तो हम उस पर वाटर हार्वेस्ट करते हैं, वाटर पहले से बचाते हैं उस एरिया में। तो ऐसे ये ड्राई लैंड फार्मिंग वर्क करता है। सॉर्गम फार्मिंग इन अफ्रीका, मिलेट्स कल्टीवेशन इन राजस्थान, वीट फार्मिंग इन मेडिटेरियन एरिया, तो ये सारे ड्राई लैंड फार्मिंग के एग्जाम्पल्स हैं। इरिगेटेड फार्मिंग,
तो अगर हम आर्टिफिशियल यूज़ कर रहे हैं वाटर सप्लाई का एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसे हम इरिगेटेड फार्मिंग कहते हैं। जैसे मेजरली तो हम रेन पे अफेक्ट होते हैं, बारिश हो रही है तो उस पर अफेक्ट होते हैं, बट अगर उस एरिया में हमें पता है कि हो भी सकता है पानी, नहीं भी हो सकता है, सूखा आ जाए, तो उसके लिए झंझट से बचने के लिए हम इरिगेटेड फार्मिंग यूज़ करते हैं। तो इसमें हाई प्रोडक्टिविटी होती है क्योंकि हम पानी पे, मानसून पे रिलाई नहीं कर रहे। मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल होती है इसमें क्योंकि हम पानी पे डिपेंड नहीं है, हमें पता है हमारे पास खुद का सिस्टम है, तो हम मल्टीपल क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। इंटेंसिव कल्टीवेशन होती है, मतलब 1 हेक्टेयर एरिया में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। कैनाल इरिगेशन, मतलब एक हम अगर 2 लाइंस के बीच में एक लाइन कैनाल बना देते हैं, वहाँ से पानी पास होते हैं, तो कैनाल सिस्टम पे ये इरिगेशन पे ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर सिस्टम, ये सारी चीज़ें इरिगेशन मेथड है ये, मतलब पानी पहुँचाने का प्लांट्स पे बेसिकली यही काम है इसका। ग्लोबल एग्जाम्पल्स है नाइल डेल्टा फार्मिंग, पंजाब वीट फील्ड्स, सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया। रांचिंग, अगर रांचिंग जिसको पास्टोरल फार्मिंग का ये एक्सटेंसिव है, जैसे पास्टोरल हमें पता है कि लाइफ स्टॉक को रियर करता है, सिर्फ पास्टोरल फार्मिंग उसको कहते हैं। तो अगर हम बहुत ज़्यादा लाइफ स्टॉक को ग्रेज कर रहे हैं नेचुरल पास्चर में, तो उसे हम रांचिंग कहते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा लैंड की ज़रूरत होती है। लो स्टॉकिंग डेंसिटी, मतलब बहुत कम डेंसिटी, स्टॉकिंग डेंसिटी रहती है, और इसमें ऑफन इन्वॉल्व सीजनल माइग्रेशन, मतलब एक सीज़न में अगर एक लाइफ स्टॉक है तो वो दूसरे सीज़न में माइग्रेट कर सकते हैं। मैनेजमेंट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कंटिन्यूस ग्रेजिंग, रोटेशनल ग्रेजिंग और डिफर्ड ग्रेजिंग। ग्लोबल एग्जाम्पल्स हैं इसके ऑस्ट्रेलियन शीप स्टेशन, अर्जेंटाइन कैटल रांचेस, अमेरिकन बाइसन रेंजेस। लैंडलेस लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये तो उसके हेडलाइन से पता चल रहा है कि लैंडलेस लाइफ स्टॉक फार्मिंग। तो अगर किसी भी फार्मर के पास खुद का लैंड का ओनरशिप नहीं है तो वो लाइफ स्टॉक को रियर करता है, तो वो लैंडलेस लाइफ स्टॉक फार्मिंग के कैटेगरी में आता है। इसमें स्मॉल स्केल ऑपरेशन होता है, मतलब कम 2-4 लाइफ स्टॉक का हो गया। रिलाइज ऑन कॉमन रिसोर्सेज, तो उसके पास कुछ खास रिसोर्सेज नहीं रहती है, तो वो एक ही रिसोर्स पे वर्क करता है। ऑफन प्रैक्टिस बाई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, मतलब कम लोगों में ये ऑफन प्रैक्टिस्ड होता है। रोड साइड ग्रेजिंग हो गया, स्टॉल फीडिंग करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट रियरिंग, तो मतलब 10 मान लेते हैं किसी को पिग ने दिया, 10 पिग दिया कि आप इसे रियर करो, आप इसे बड़ा करो मीट पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए। तो इन फार्मर्स इसे रियर करते हैं, उनके पास खुद का लैंड नहीं है पर वो अपने घर के बगल में रख लिया इसको, तो ये ऐसे वर्क करता है। इंडियन लैंडलेस डेयरी फार्मर्स इसके एग्जाम्पल है। अफ्रीकन पेरी अर्बन लाइफ स्टॉक कीपर्स, साउथ ईस्ट एशियंस बैकयार्ड पोल्ट्री, मतलब ये ऐसे, मतलब इसके पास खुद का लैंड नहीं है बट रोड साइड ग्रेज करा दिया, स्टॉल फीडिंग करा दिया, कॉन्ट्रैक्ट रियरिंग करा दिया, तो ये सब लैंडलेस लाइफ स्टॉक फार्मिंग के अंडर आता है। सो ये है पूरा हमारा फार्मिंग्स एंड इट्स टाइप्स। ये था लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 होगा फार्मिंग के बारे में, जिसमें इंटेंसिव, एक्सटेंसिव फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सब पे है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम टू वाइज IAS। माय नेम इज़ डॉक्टर गीता श्रीवास्तव, और ये जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर 4 है। आउट ऑफ ऑल द 4 लेक्चर्स इन यूनिट 1 ये लास्ट लेक्चर है जो कि फार्मिंग के बारे में और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में, जो कि बेस्ड ऑन द प्रैक्टिस और स्केलिंग पे है। तो पहला जो 3 लेक्चर था वो भी फार्मिंग से ही रिलेटेड था कि इंडिया में फार्मिंग का क्या पैटर्न है और इंडिया में क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करते हैं, वो ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टाइप्स वो क्लासिफाइड था। और यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टम कि मतलब कैसा प्रैक्टिस हो रहा है, कैसी स्केलिंग है फार्मिंग इंडस्ट्री की इंडिया में, उसके बारे में। और उसके सबसे पहले हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ डोमेस्टिकेशन एंड इट्स सोशल डायमेंशन के बारे में। तो आज जो टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन आते हैं इससे डेफिनेशन के लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं इससे रिलेटेड। तो अभी हम आते हैं तो सिस्टम ऑफ फार्मिंग पे। तो जो पहला है पीजेंट फार्मिंग। तो पीजेंट फार्मिंग एक टेक्निक है, टेक्निक नहीं, एक सिस्टम है जिसमें
फार्मर्स जो होते हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स को ही एज अ लेबर यूज़ करते हैं। तो जैसे एक फैमिली है, वो अपनी फैमिली मेम्बर्स को एज अ लेबर यूज़ कर रहा है फॉर द कल्टीवेशन पर्पस। इसमें सारे काम A to Z काम फ्रॉम कल्टीवेशन, प्लोइंग, सोइंग, कटिंग, सब चीज़ के लिए मैनेजमेंट, सब चीज़ों के लिए जो भी लेबर यूज़ होते हैं, मैन पावर यूज़ होते हैं, वो उसके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। तो पीजेंट मेनली रिलाई ऑन द फैमिली मेम्बर्स लेबर सिस्टम बेसिस। तो अगर कोई फार्मर्स की स्मॉल लैंड होल्डिंग है तो उसे पता है कि वो ज़्यादा लेबर कॉस्ट को वो मतलब नहीं चुका पाएगा, नहीं उसके लिए फिजिबल है। तो उस पर्पस में वो पीजेंट फार्मिंग करता है, मतलब खुद के फैमिली मेम्बर्स को एज अ लेबर वो यूज़ करता है। इसमें फार्मर्स को लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि उसके लिए उसके जो भी फैमिली मेम्बर्स है वही एज अ फार्मर्स यूज़ हो रहा है, एज अ लेबर यूज़ हो रहा है। तो ऐसा है। तो इसका जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट ये है कि जो भी फार्मर्स ग्रो कर रहा है, सब्सिस्टेंस विथ सरप्लस फॉर मार्केट, खुद के लिए पहले रखेगा, उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा बच जाता है तो वो मार्केट में बेच देता है। तो इसका यही है, पर पहले मेनली वो अपने लिए ही उगाता है, और अगर सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा बच जाता है तो वो मार्केट में बेच देता है। तो इसके वजह से देयर आर वल्नरेबिलिटी टू प्राइस फ्लक्चुएशन, मतलब कोई भी क्रॉप का जो प्राइस होता है वो उसकी वजह से फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि सबसे पहले फार्मर्स उसको खुद के लिए यूज़ करता है, यूटिलाइज़ करता है, बचता है तब वो मार्केट में देता है। तो ऐसे बहुत सारे फार्मर्स होंगे जो खुद यूटिलाइज़ करते हैं और फिर अगर बच जाता है तब वो मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा हमें डेफिनेट प्राइस पता नहीं चल पाती है, क्योंकि बहुत सारे किसी फार्मर्स का है कि उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा है उसके फैमिली में, तो वो मार्केट में नहीं सप्लाई कर पा रहा है, जबकि किसी फार्मर का ज़्यादा है, मतलब कम है उसकी फैमिली यूटिलाइजेशन, वो मार्केट में ज़्यादा दे पा रहा है। तो उसकी वजह से एक वल्नरेबिलिटी है, प्राइस फ्लक्चुएट करता रहता है। और ग्लोबल वेरिएशन है, जैसे एशियन स्मॉल होल्डर सिस्टम, अफ्रीकन कम्युनल फार्मिंग, लैटिन अमेरिकन कैप्सिनो एग्रीकल्चर, ये सब इसके ग्लोबल एग्जाम्पल्स है पीजेंट फार्मिंग के लिए। तो पीजेंट फार्मिंग मेनली ऐसी फार्मिंग सिस्टम इज दैट टाइप ऑफ फार्मिंग सिस्टम इन विच द फैमिली मेम्बर्स इज द एक्ट एज अ लेबर एंड हैज़ अ स्मॉल लैंड होल्डिंग। और ये है इसका पीजेंट फार्मिंग का डेफिनेशंस एंड इसका एस्पेक्ट्स। तो अब हम आते हैं स्टेट फार्मिंग में। तो स्टेट फार्मिंग में ये है कि कोई भी सारे जो लैंड है या कोई भी रिसोर्सेज, सारे प्रोडक्शन, सारा मैनेजमेंट एक गवर्नमेंट ओन करती है। तो उसके लिए गवर्नमेंट के पास मानते हैं एक लैंड है, और उसने उसका ये अब माइंडसेट है कि मेरे को यहाँ पे ये चीज़ उगानी है, जैसे मानते हैं कि टी उगानी है, चाय पत्ती उसे उगानी है। तो उसके लिए वो डेली वेज पे या फिर सैलरी बेस्ड पे वो लेबर्स को हायर करता है, और वो वहाँ पे वो काम करते हैं। तो मतलब तो ये गवर्नमेंट का ऐसा है कि गवर्नमेंट ही उसको सब चीज़ मैनेज कर रहा है। तो ये लार्ज स्केल ऑपरेशन है, मतलब स्मॉल स्केल तो होगा नहीं, गवर्नमेंट है तो उसके पास सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल है, तो वो लार्ज स्केल ऑपरेशंस कर रहा है। इस पे काफ़ी रिसर्च एंड डेमोस्ट्रेशन होने के बाद ये स्टेट फार्मिंग सिस्टम पास होती है, तभी ये जाके ग्राउंड लेवल पे ये स्टार्ट होता है। तो फूड सिक्योरिटी इनिशिएटिव ये इसीलिए किया गया था ताकि हमें फूड सेफ्टी मिले। तो ताकि जैसे अगर कोई इंसान ग्रो कर रहा है तो वो किसी को भी बेच रहा है, बट अगर स्टेट या गवर्नमेंट उसे ओन कर रही है तो वो ये है कि ये पक्का तो सप्लाई होगा टू द ह्यूमन, टू द एंड यूज़र। तो इसके वजह से फूड सिक्योरिटी बढ़ती है। और टेक्नोलॉजी डिसेमिनेशन, मतलब टेक्नोलॉजी अगर गवर्नमेंट ओ कर रही है इस लैंड को, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि इसकी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव इसमें लगे। तो ये सारे एडवांटेजेस है। और जो इसके डीमेरिट ये है कि अब ये लेबर का तो है नहीं, फार्मर्स का तो ये लैंड है नहीं, तो उनको एक फिक्स्ड सैलरी से देते हैं या डेली वेज पे इनको पैसे देते हैं, तो उनको वो काइंड ऑफ मोटिवेशन फील नहीं होता
कि मुझे ये करना है, मुझे ये काम करनी है। तो इसकी वजह से लो एफिशिएंसी रहती है फार्मर्स की, क्योंकि उनके पास कोई मोटिवेशन नहीं है कि अब ये मेरा लैंड है, मेरे को इसको उगाना है, मेरे को सब कुछ करना है, ऐसा उनके माइंड में कुछ नहीं रहता। तो इनके तो इसी वजह से लो एफिशिएंसी रहती है फार्मर्स में। कभी कभी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ पार्टीज़, कोई पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि ये चीज़ हमें करनी चाहिए, कोई दूसरी पार्टी कहती है हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, इसे ऐसी करनी चाहिए, या फिर हमें इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए। तो जिसकी वजह से एक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड वो भी काफ़ी बड़ा चैलेंजिंग है ये स्टेट फार्मिंग में। ये सब्सिडी डिपेंडेंट है, मतलब गवर्नमेंट पैसे देगी अगर इतने अमाउंट ऑफ चीज़ें आ रही है तो ये सब्सिडी डिपेंडेंट है। और इसके एग्जांपल्स में जैसे सोवियत कलेक्टिव फार्म्स, चाइनीज़ स्टेट फार्म्स, बहुत सारे स्टेट फार्म है इंडिया में भी। तो ये इस पे है, मतलब इसमें गवर्नमेंट ओ करती है ये सारे लैंड्स, प्रोडक्शन, मैनेजमेंट, इसको बेचना कहाँ है, मार्केट भी, ये सब गवर्नमेंट का है। तो ये ऐसा है स्टेट फार्मिंग। नाउ वी विल सी अबाउट द कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। तो इसमें ये होता है कि जो कोई एक इंडिविजुअल या फिर एक कंपनी ये सारे लैंड को ओन करती है, और उसके बाद वो एज अ डेली वेज एंड मतलब लेबर को लाती है, एंड देन उसको तो सारी सब चीज़ें करती है, प्रोडक्शन से लेके, मैनेजमेंट से लेके, सब चीज़ें वो एक इंडिविजुअल का रहता है या फिर एक कंपनी का रहता है जिसके पास हाई कैपिटल हो, मतलब जिसके पास ज़्यादा पैसे हो। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज होता है, और लार्ज स्केल पे पैसों की दिक्कत नहीं है, तो हाई टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट होते हैं। तो बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स है, जैसे एग्री बिजनेस कॉर्पोरेशन, फैमिली ओन्ड लार्ज फार्म्स, इन्वेस्टेड ओल्ड प्लांटेशन, ये सारे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग को करते हैं। तो इसकी इम्पैक्ट ये है कि हाई प्रोडक्टिविटी होती है। बट इसकी दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि जो भी लेबर है वो काफ़ी डिस्पर्स हो जाते हैं। एक सीज़न में लेबर कर रहे हैं, दूसरे सीज़न में लेबर आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनके पास ये इनका लैंड तो है नहीं कि इस पे ये खुद मोटिवेटेड फील करे, अपनी ज़मीन की तरह ये इस पे काम करे। तो लेबर की भी दिक्कतें इस कैपिटलिस्टिक फार्मिंग में हमें देखने को मिलती है। और तीसरा ये है इम्पैक्ट, ये है इन्वायरमेंटल कंसर्न। जो भी कैपिटलिस्टिक फार्मिंग है उनका मेन फंडा ये रहता है कि मुझे हाई प्रोडक्शन चाहिए एट एनी कॉस्ट। तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा केमिकल यूज़ करने लगते हैं उस क्रॉप्स पे, तो जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल कंसर्न तो है ही, साथ साथ ह्यूमन की हेल्थ पे भी कंसर्न है, सॉइल की फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है इससे। तो ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग भी होता है समटाइम्स कि जो भी कॉर्पोरेट है, जो भी इंडिविजुअल है, वो चाहता है कि उसका प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो, उसके बस उसका मेन फोकस यही रहता है प्रॉफिट, जिसके वजह से समटाइम्स बहुत सारे ह्यूमन हेल्थ भी हज़ार्ड भी होते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी इन्वायरमेंटल कंसर्न भी हमें देखने को मिलता है। तो ये ऐसा है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग। और इसके ग्लोबल एग्जांपल्स जो हमें देखने को है वो है अमेरिकन एग्री बिजनेस, ब्राज़ीलियन सोयाबीन फार्म्स, यूरोपियन एग्रो इंडस्ट्रीज़। ये सारे जो बहुत सारे डिफरेंट है, ज़रूरी नहीं कि यही है, बहुत सारे इंडिया में भी बहुत सारे कैपिटलिस्टिक फार्मिंग हो रही है, जो कि सही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी क्रॉप का या फिर किसी भी प्लांट का, जिसकी वजह से हाई प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जा रहा है। बट इसके डीमेरिट्स भी हैं कि लेबर डिस्पर्स हो जा रहे हैं, हाई प्रोडक्टिविटी होने के बावजूद भी देयर इज़ अ एनवायरमेंटल कंसर्न। तो ऐसा है। नाउ वी विल सी अबाउट द कलेक्टिव फार्मिंग। तो इसमें ये है कि 2-4 फार्मर्स मिलके एक कलेक्टिव, एक मतलब अपने अपने छोटे छोटे लैंड है हमारे पास, जैसे 4 फार्मर है, उनके पास अपने अपने छोटे छोटे लैंड है, तो वो ये करते हैं कि हम एज अ कलेक्टिव हम वर्क करते हैं एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, ताकि हम सबको बेनिफिट हो सके। तो जिसके वजह से अगर एक जिसके पास जितना लैंड है उसको उतना शेयर एज अ प्रॉफिट मिलता है। तो ये काफ़ी एक अच्छा कलेक्टिव फार्मिंग है कि छोटे छोटे लैंड को एक लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस हो जाता है, कोई भी
अच्छा क्रॉप या फिर कोई अच्छा प्लांट, जिसकी वजह से फार्मर्स को काफ़ी फ़ायदा होता है। इसमें सब ओनर होते हैं और सबकी एक कोऑपरेटिव प्रोडक्शन होता है इससे, जिसके वजह से लेबर मिलने में भी आसानी होती है, क्योंकि बहुत सारे फार्मर्स मतलब अपना भी इनपुट देते हैं। तो कॉमन ओनरशिप, मतलब दो चार फार्मर्स है, वो एज अ कॉमन ओनरशिप वर्क करते हैं। सेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब एक इंसान, मतलब उन चारों में से कोई एक इंसान एज अ प्लान करता है, सब चीज़ एग्जीक्यूट करता है, एंड इसके वजह से काफ़ी फ़ायदा भी होता है फार्मर्स को। लेबर बेस्ड रिन्यूमरेशन, मतलब जिसने ज़्यादा काम किया या फिर जिसकी ज़्यादा लैंड है, तो उस बेसिस पे उनको प्रॉफिट मिलता है। तो इस ये कलेक्टिव फार्मिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। और ये है मॉडर्न एप्लीकेशन, कोऑपरेटिव प्रोडक्शन, कम्युनिटी सपोर्टेड एग्रीकल्चर, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सारे इसके अडेप्टेशन है। नाउ वी विल सी अबाउट द कॉर्पोरेट फार्मिंग। तो कॉर्पोरेट फार्मिंग का ये है कि देयर विल बी द वॉलेंट्रीली एसोसिएशन। इसका ये है कि दो चार फार्मर एज अ फर्म मिलके एज अ वॉलेंट्रीली एसोसिएट करते हैं। इसमें ये है कि सबकी बातें सुनी जाती है एंड सबके रिसोर्सेज यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का क्या है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में ये है कि जो फार्मर्स हैं वो अपने अपने सारे रिसोर्सेज को पूल करते हैं, मतलब लाते हैं। जैसे लैंड हुआ, मशीनरी हुई, लेबर हुआ या कैपिटल हुआ, ये सबको एज अ पूल करते हैं, मतलब चार पांच एक गांव में हुए चार पांच लोगों का, और वर्क करते हैं ताकि सबको म्यूचुअल बेनिफिट हो। तो जिसके और सबके पास अपने अपने लैंड का ओनरशिप हो। तो इसमें सारे फार्मर्स वॉलेंट्रीली ज्वाइन करते हैं, मतलब उन्हें पता है कि इससे हमें फ़ायदा है, तो वो एज अ वॉलेंट्रीली उसमें ज्वाइन करते हैं बाई देयर चॉइस। तो इससे ये होता है कि जो सारे रिसोर्सेज है वो कलेक्टिवली होते हैं, जैसे इरिगेशन सिस्टम हुआ और डिफरेंट डिफरेंट इनपुट, ये सब चीज़ शेयर हो जाते हैं और सबको अपना अपना प्रॉफिट मिल जाता है। और इसमें इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हर एक इंडिविजुअल को, हर एक मेंबर को अपना से होता है, मतलब वो अपना डिसीजन ला पाता है। तो इसके वजह ये भी बहुत फ़ायदा है इसमें, इस चीज़ में। और इसका एडवांटेज ये है कि ये सारे जो स्मॉल स्केल जो भी फार्मर्स है उनको एक्सेस कराता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, और इससे मतलब बहुत ज़्यादा मार्केट में इसका काफ़ी अच्छा इम्प्रूव करता है, मतलब काफ़ी इम्प्रूव करता है इसके बार्गेनिंग पावर को, और प्रमोट्स करता है सोशल कॉर्पोरेशन को। जैसे इंडिया में अमूल डेयरी कोऑपरेटिव है, ये भी बहुत सारे फार्मर्स को एज अ कॉर्पोरेशन यूज़ करता है बुला के। डच हॉर्टिकल्चर कोऑपरेटिव, यूएस एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव्स। तो ऐसा है कोऑपरेटिव फार्मिंग, दो चार फार्मर्स के कॉपरेशन के साथ एज अ डेमोक्रेटिकली कि हमें ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए। मेंबर सारे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, और कभी कभी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है, क्योंकि ये एक तरीके का सोशल गैदरिंग भी हो जाता है। तो ये ऐसा है। नाउ वी विल सी द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है कि जैसे ये लैंड है हमारे पास, तो इसमें सबसे जो जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी फर्म से वो आया है, वो फार्मर को कहता है कि हमें इस लैंड पे ये चीज़ उगानी है, कोई वेजिटेबल है वो हमें उगानी है, या फिर आप मेरे से पोल्ट्री ले लो। ये मेरा जैसे एक एक मतलब 5 एकड़ का मेरी ज़मीन है, और कोई कॉन्ट्रैक्टर आता है कि आप हमारी पोल्ट्री पाल लो, हमारी बर्ड्स पाल लो, हम आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ प्री डिटरमाइंडेड प्राइस देंगे। मतलब आप 6 महीने तक इसे पालो, इसका फीड हम देंगे, इसका सब कुछ हम देंगे, बस आप इसे इसे पालो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर आता है। ये एक अग्रीमेंट है बिटवीन द फार्मर एंड द कंपनी, और जो प्राइसेस होती है वो प्री डिटरमाइंडेड प्राइसेस होती है। बट इसमें ये रहता है कि जो भी मेरी क्वालिटी है, कॉन्ट्रैक्ट की जो क्वालिटी है वो मीट करनी चाहिए, और अगर उससे वो मीट नहीं कर रही है तो फार्मर रिजेक्ट करता है, मतलब फार्मर को इससे लॉस होता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर उसे रिजेक्ट कर देता है। और इसकी एडवांटेज ये है कि सबसे पहले तो ये कि मार्केट एश्योर्ड है, मतलब हमें मार्केट का नहीं सोचना है, जो है वो बिक ही जाएगा, क्योंकि कंपनी ही उसे बेच देगी।
टेक्नोलॉजी की ट्रांसफ़र होती है, क्योंकि जो भी कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, वो मार्केट में वो लेके आती है सारी टेक्नोलॉजी, एंड ताकि उनका प्रोडक्शन इम्प्रूव हो, वो उसे फार्मर्स में बांटती है। तो इनपुट की भी सप्लाई होती है उसमें। और इसकी जो रिस्क ये है कि कभी कभी ऐसा देखते हैं हम लोग कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो काफ़ी फार्मर्स को एक्सप्लॉइट करता है, वो काफ़ी कम प्राइस देता है फार्मर्स को, या फिर कभी बहुत ज़्यादा उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, उन्हें गंदी मतलब बहुत मोनोपोलीज शो करते हैं वो लोग काफ़ी। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी भी रीज़न से, क्लाइमेटिक रीज़न हुआ, या फिर कोई भी डिजीज़ आउटब्रेक हुआ, या कोई भी कुछ भी एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, ड्रॉट हुआ, हैवी रेनफॉल हो गया, तो उसकी वजह से क्वालिटी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो क्वालिटी मीट नहीं करते तो क्वालिटी रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से डायरेक्टली पूरा का पूरा लॉस फार्मर्स को जाता है, कंपनी इसको टेक ओवर नहीं करती है। और ग्लोबल एग्जांपल ये पोल्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तो पोल्ट्री कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये बहुत ज़्यादा ही आजकल मार्केट में चल रहा है कि हम आपको 500 चिक्स देंगे, आप इसे रियर करो, फिर आप उसके टाइम पीरियड के बाद आप हमें ये सारे चिक्स को बड़े करके दो, और वो वेट के हिसाब से सारे प्राइसेस रहते हैं और फार्मर्स को वो बेचते हैं, फार्मर उन्हें बेचते हैं एंड देन उनका अपना शेयर रखते हैं। तो ऐसा होता है। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोल्ट्री में हमें पता है कि काफ़ी ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है, अगर एक में भी अगर मोर्टेलिटी हुई तो सब में मोर्टेलिटी होनी निश्चित, 100% मोर्टेलिटी होती है। तो कभी कभी ये भी चीज़ फार्मर्स को भी अफेक्ट करता है। वेजिटेबल आउटग्रोअर स्कीम, बायोफ्यूल क्रॉप कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंडर आता है। तो हम देखते हैं कि कंपैरेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले प्लीजेंट फार्मिंग में देखते हैं कि ये एक स्मॉल स्केल है। हमें पता है प्लीजेंट फार्मिंग मतलब फार्मर अपने फैमिली मेम्बर्स को एज अ लेबर यूज़ करता है। कैपिटलिस्टिक में स्केल लार्ज होता है क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं। फिर आते हैं कोऑपरेटिव, ये मीडियम टू लार्ज होता है, मतलब 2-4 लोगों के पास है, छोटे छोटे हैं तो वो मीडियम टू लार्ज स्केल पे है। फिर आते हैं ओनरशिप में, तो पीजेंट में इंडिविजुअल ओनरशिप है, कैपिटलिस्टिक में कॉर्पोरेट, कोई एक कंपनी ओन करती है उस लैंड को, जबकि कॉर्पोरेटिव में कलेक्टिव ओनरशिप रहती है। लेबर में पीजेंट में फैमिली रहती है, कैपिटलिस्टिक में वो हायर करते हैं, और कॉर्पोरेटिव में ये है कि जो भी उसके मेंबर है वही लेबर रहते हैं। टेक्नोलॉजी पीजेंट में लो है, कैपिटलिस्टिक में हाई है, एंड कॉर्पोरेटिव में मीडियम है। मार्केट अगर उनके पास सरप्लस है पीजेंट में तो वो तब वो मार्केट में देते हैं, तो लोकल ही मार्केट है उनकी। कैपिटलिस्टिक में ग्लोबल है क्योंकि वो उसी के लिए उसे उगा रहे हैं, जबकि कॉर्पोरेटिव में रीजनल हो सकती है या नेशनल हो सकती है। रिस्क पीजेंट में हाई है, कैपिटलिस्टिक में मीडियम है, एंड कॉर्पोरेटिव में शेयर्ड है क्योंकि बहुत सारे फार्मर मेंबर्स रहते हैं उसमें। तो ये कंपैरेटिव एनालिसिस है अबाउट 3 फार्मिंग सिस्टम इन इंडिया। अब आते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फार्मिंग में। इससे क्वेश्चंस आते हैं, एक डिफरेंस तो आता है कि एक्सटेंसिव फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग के में क्या है। तो पहले जानते हैं एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हम लो कैपिटल दे रहे हैं, मतलब पैसे हम कम दे रहे हैं और लेबर भी कम दे रहे हैं, जिसकी वजह से लो यील्ड पर हेक्टर हो रहा है, मतलब जो भी प्रोडक्शन हो रहा है वो लो है पर हेक्टर के हिसाब से। तो ये मेनली प्रैक्टिस्ड होता है इन रीजन विद चीप एंड रैपिडली अवेलेबल लैंड विद हाई रेवेन्यू। ऐसा है, मतलब जो चीप है, जो लैंड है, जो कि फर्टिलिटी बहुत कम है, तो उस पर ये एक्सटेंसिव फार्मिंग होता है। जबकि इंटेंसिव फार्मिंग में हम हाई इनपुट देते हैं, कैपिटल का, लेबर का, और हाई यील्ड पर हेक्टर मिलता है हमें। तो ये मेनली होता है इंटेंसिव फार्मिंग, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है विथ हाई लैंड वैल्यू, मतलब जहाँ पे हमें पता है कि ये लैंड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है ये एरिया, तो इसमें हम ज़्यादा पैसे लगाते हैं, ज़्यादा लेबर लगाते हैं, और ज़्यादा उसे पर यील्ड हेक्टर हम उसे यील्ड करते हैं। तो ये है। अब हम आते हैं कि इसकी डिफरेंस में। तो इंटेंसिव फार्मिंग में ये है कि हम हाई इनपुट देते हैं ऑफ कैपिटल, लेबर, फर्टिलाइज़र फॉर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड के लिए, जबकि एक्सटेंसिव फार्मिंग में हम लो स्मॉल इनपुट्स देते हैं रिलेटेड टू द लैंड एरिया, मतलब एरिया ज़्यादा है बट हम उसमें लेस इनपुट दे रहे हैं। इंटेंसिव फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड एरिया विथ
विथ लिमिटेड बट एक्सपेंसिव लैंड। जबकि एक्सटेंसिव फार्मिंग हम इस ऐसे करते हैं जहाँ पे स्पार्सली पॉपुलेटेड एरिया विथ प्लेंटीफुल इनएक्सपेंसिव लैंड, मतलब जहाँ पे इतने चीप लैंड मिल जाते हैं वहाँ पे हम एक्सटेंसिव फार्मिंग करते हैं। पर इंटेंसिव फार्मिंग में पर ईल्ड हेक्टर इज़ हाई, जैसे इंडिया में, जापान में, यूके में, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। जबकि एक्सटेंसिव फार्मिंग यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में होती है जहाँ पे लोग कम है और लैंड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे पर यील्ड पर हेक्टर लो है बट यील्ड पर पर्सन ज़्यादा है, मतलब एक पर्सन के लिए ज़्यादा मिल जाता है प्रोडक्शन, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन एनीवेज कम है। तो क्रॉप लैंड और स्मॉल, मतलब जो लैंड है इंटेंसिव में स्मॉल है, इसमें लार्ज है, कैन हैव नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यू टू हैवी केमिकल यूज, लेस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू मिनिमल यूज ऑफ केमिकल। इंटेंसिव में हम ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं क्योंकि हमें हाई यील्ड चाहिए, जबकि एक्सटेंसिव में हम कम यूज़ करते हैं, तो जिसके वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हमें एक्सटेंसिव फार्मिंग में नहीं देखने को मिलती है, इंटेंसिव फार्मिंग में देखने को मिलती है। तो ये सारे हैं कंपैरेटिव इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग की, ये क्वेश्चन आता है एज अ सब्जेक्टिव, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव फार्मिंग की डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है ये। अब ये एक ऐसे है कि इंटेंसिव में स्मॉल फार्म है, लार्ज इनपुट पर यूनिट ऑफ लैंड, आउटपुट पर लैंड इज़ हाई बट आउटपुट पर मैन इज़ लो, मतलब एक इंसान के लिए आउटपुट कम है। जबकि एक्सटेंसिव फार्मिंग में हम लार्ज फार्म बहुत ज़्यादा एरिया में यूज़ कर रहे हैं और स्मॉल इनपुट दे रहे हैं, मतलब कम लेबर है हमारे पास, बट यहाँ आउटपुट पर लैंड इज़ लो और आउटपुट पर मैन इज़ हाई। तो ऐसा है इंटेंसिव वर्सेस एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग ये आजकल बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो इसमें ये है कि ये इसका एम ये रहता है कि जो भी इंटीग्रेट क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है विथ लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, तो जो भी हम उगा रहे हैं उसको लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट के साथ एज अ सिम्बायोटिक हम यूज़ कर रहे हैं, ताकि क्रॉप्स को भी फ़ायदा हो एज वेल एज लाइफ स्टॉक को भी फ़ायदा हो, जो कि इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल भी है और इन्वायरमेंट के लिए भी साउंड है। तो ऐसा करते हैं जैसे कभी हम लोग मतलब ऐसा एक सीन हमने देखा था कि जहाँ पे फिश फार्मिंग के पास वो भी जो भी फिश को जो भी खिलाते हैं, प्लैंकटन खिलाते हैं, वो लाइफ स्टॉक मैन्योर मतलब फर्टिलाइजर्स वाटर टू ग्रो, जो भी लाइफ स्टॉक का जो मैन्योर है वो एज अ फीड वर्क करता है फिश के लिए। जबकि फिश पॉन्ड जो भी है वो स्लिट इज़ यूज्ड एज अ एक्सीलेंट मैन्योर फॉर क्रॉप्स। तो जो भी फिश पॉन्ड का जो सिल्ट है वो एज अ मैन्योर की तरह वर्क करता है। तो सेरिकल्चर सिल्क वॉर्म्स भी उससे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैटल का जो मैन्योर है उसको एज अ क्रॉप में यूज़ करते हैं, और जो भी कैटल का जो मैन्योर है उसको हम एज अ फिश के लिए एज अ फीड यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से फिश भी ग्रो कर रही है, और फिश के जो भी फिश पॉन्ड का जो सिल्ट है वो क्रॉप के लिए भी एज अ मैन्योर यूज़ हो रहा है। तो ये इंटीग्रेटेड है, मतलब दोनों को फ़ायदा है, सबको फ़ायदा है, प्लांट को भी फ़ायदा है एंड लाइफ स्टॉक को भी फ़ायदा है, और ये इकोनॉमिकली भी है और इन्वायरमेंट के लिए भी एक गुड सिस्टम है। अदर वेरिएंट जैसे फिश, डक, कैटल फिश, पोल्ट्री फिश, लाइफ स्टॉक, हनी बी इंटीग्रेशन, ये सब अदर फॉर्म है कि हम ये चीज़ों को कंबाइन करके एज ए इंटीग्रेटेड फार्मिंग करेंगे, जो कि एक बेनिफिट है। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये सबसे पहले तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, क्योंकि हम कुछ भी एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल सिंथेटिक चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो जो कि प्रोवाइड इकोनॉमिक मीन्स टू डाइवर्सिफिकेशन एंड इज सस्टेनेबल। तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि एक तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इकोनॉमिक भी है, और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा है। अगर हम उसे कंज्यूम करें तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्योंकि हम कोई केमिकल यूज़ नहीं कर रहे। सो ये ही है सारे फार्मिंग के बारे में, क्लासिफिकेशन जो प्रैक्टिस करते हैं और स्केल के बारे में। तो ओके, थैंक यू।